अंधेरे में वापस स्वागत है। ये कहानी का चैप्टर 16 है और जंगल के गहरे सन्नाटे में मौत का खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। पिछले मोड़ पर हमने देखा कि कैसे एक कमजोर दिखने वाला शिकार अचानक एक खतरनाक शिकारी बन गया है। हवा में तनाव है और हर सांस के साथ मौत करीब आ रही है। चलिए वापस वहीं चलते हैं जहां खून और आग का नाच चल रहा है। शाम के ढलते सूरज की रोशनी में शूक्विंग का चेहरा देखकर फ्लेम क्रो को एक गहरा सदमा लगा। वो एक पुराना अनुभवी स्कैवेंजर था। अगर कोई और होता, यहाँ तक कि उससे बेहतर कल्टीवेशन बेस वाला इंसान भी, तो वो भी इस मंजर को देखकर हैरान रह जाता। लेकिन इस हैरानी के बावजूद जो उसकी रूह तक को हिला गई थी, फ्लेम क्रो की एक आंख में गुस्सा और मारने की तलब जल रही थी। उसने गुस्से में कहा कि वो उस छोटे भेड़िए के दांत एक एक करके उखाड़ेगा और उन्हें ट्रॉफी की तरह रखेगा। इसके साथ ही उसने अपनी फटी हुई शर्ट को झटके से फाड़कर अलग कर दिया और उसका सूखा हुआ झुर्रियों वाला शरीर निकल आया। उसने इस बात पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया कि उसके कान का एक टुकड़ा कट चुका था, बल्कि तुरंत अपने दोनों हाथों से एक इनकैंटेशन जेस्चर बनाया ताकि वो पहले से कहीं बड़ा फायरबॉल तैयार कर सके। शूक्विंग की आंखें सिकुड़ गईं और वो बिजली की तेजी से हरकत में आ गया। फ्लेम क्रो ने चिल्लाकर फायरबॉल को छोड़ा और अपने हाथ फैला दिए, जिससे वो विशाल आग का गोला 5 अलग हिस्सों में बंट गया। गड़गड़ाहट की आवाज गूंजी जब वो आग के गोले फैले और फिर सीधे शूक्विंग की तरफ लपके। लेकिन शूक्विंग ने रुकने के बजाय हमला जारी रखा और अपने दोनों मुट्ठियों के साथ सामने वाले स्पिरिट पावर बैरियर पर टूट पड़ा। आते हुए आग के गोलों ने उसे जलाया और पीछे ढकेला, लेकिन उसकी रफ्तार ने उसे आगे बढ़ने पर मजबूर रखा। और इस तरह जंगल के बीचों बीच वो फ्लेम क्रो के साथ एक खौफनाक लड़ाई में उलझ गए। जैसे जैसे लड़ाई तेजी पकड़ती गई, ये साफ दिखने लगा कि शूक्विंग उसके दुश्मन के लेवल पर नहीं था। स्पिरिट पावर बैरियर और लगातार आते हुए फायरबॉल्स की वजह से फ्लेम क्रो के करीब जाना और उसे मारना बेहद मुश्किल हो रहा था। साथ ही ये हमले एक बड़ा खतरा बन गए थे। शूक्विंग का फायदा उसकी कमाल की रीजनरेशन शक्ति थी, जो उसे अपने घाव तेजी से भरने की ताकत दे रही थी, बिना उसकी लड़ने की क्षमता पर असर डाले। उसका शरीर मजबूत था और हालांकि लगातार दर्द उसके दिमाग पर असर डाल रहा था, लेकिन वो स्लम्स में पला बहा था, इसलिए उसकी मानसिक ताकत आम लोगों से कहीं ज्यादा थी। सबसे खास बात, आसपास की स्पिरिट पावर में जो तगड़ा म्यूटेजन था, उसका शूक्विंग पर कोई असर नहीं हो रहा था। लेकिन फ्लेम क्रो के लिए कहानी अलग थी। उसके कान का घाव चिंता की बात नहीं थी, लेकिन उसके सीने की चोट बिगड़ती जा रही थी। और फिर उसकी स्पिरिट पावर, उसका कल्टीवेशन बेस की कंडेंसेशन के 5वें लेवल पर था, लेकिन वो अनंत काल तक अपनी ताकत नहीं जला सकता था। उसे लड़ते रहने के लिए आसपास से स्पिरिट पावर एब्जॉर्ब करनी पड़ रही थी और शूक्विंग उस पर लगातार दबाव बना रहा था, जिससे उसे आराम करने का कोई मौका नहीं मिल रहा था। नतीजतन उसके अंदर म्यूटेजन जमा होने लगा था। जल्द ही फ्लेम क्रो का गुस्सा घबराहट में बदल गया और फिर उसके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दी। उसके अंदर म्यूटेजन बढ़ने की वजह से चीजें बिगड़ रही थीं और साथ ही जिस शख्स से वो लड़ रहा था, उसमें कुछ तो बेहद अजीब था। आमतौर पर तीसरे लेवल का कोई विरोधी फायरबॉल्स के इतने हमले नहीं झेल सकता था। सच तो यह था कि एक 5वें लेवल का विरोधी भी अब तक मर चुका होता। यहां तक कि खुद फ्लेम क्रो भी ऐसी हालत में जिंदा नहीं बचता। हालांकि उसके सामने खड़ा लड़का बुरी तरह जख्मी था, लेकिन लड़ाई शुरू होने से लेकर अब तक उसकी रफ्तार या ताकत में एक जरा सी भी कमी नहीं आई थी। फ्लेम क्रो अब अंदर से हिलने लगा था। उसके अंदर म्यूटेजन बढ़ता जा रहा था और जैसे जैसे वो म्यूटेशन के करीब पहुंच रहा था, उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। कैप्टन ब्लड शैडो अभी भी सर्जन थंडर से लड़ रहा था, लेकिन साथ ही दूसरी लड़ाई पर भी नजर रखे हुए था। एक पल आया जब वो गुस्से में चिल्लाया और फ्लेम क्रो को गाली देते हुए कहा कि जल्दी से उसे खत्म करें। वो मदद करना चाहता था,
लेकिन सर्जन थंडर उसे ऐसा करने नामुमकिन बना रहा था। वो बस देख सकता था कि कैसे शूक्विंग बढ़ती रफ्तार के साथ फ्लेम क्रो के करीब जा रहा था। इस बिंदु पर फ्लेम क्रो का मानसिक संतुलन टूट गया और साथ ही उसके अंदर का म्यूटेजन बेकाबू होकर उमड़ पड़ा। उसने अचानक अपनी खुद की हथेली से अपने सीने पर जोर से मारा, जिससे उसने खून की एक बड़ी उल्टी की। इससे पहले कि खून जमीन पर गिरता, उसने हाथ बढ़ाकर उसे पकड़ लिया। फिर वो कोई मंत्र बड़बड़ाने लगा, जिससे वो खून काला पड़ गया। शूक्विंग की आंखें सिकुड़ गईं और उसे अपने अंदर एक गहरे संकट का एहसास हुआ। आगे लपकते हुए उसने कोशिश की कि उसका दुश्मन जो भी जादू करने वाला है उसे बीच में ही रोक दे। बदकिस्मती से फ्लेम क्रो ने वो जादुई तकनीक बेहद तेजी से लॉन्च कर दी। शूक्विंग ने अभी बढ़ना शुरू ही किया था जब फ्लेम क्रो ने ऊपर देखा। उसका चेहरा दरिंदगी से बिगड़ा हुआ था और उसने अपना दाहिना हाथ आगे की तरफ घुमा दिया। वहां मौजूद काला खून तेजी से फैलकर एक सर के बराबर के आकार के ब्लड स्फीयर में बदल गया। वो गोला उबलने लगा, उसमें हैरान करने वाली ताकत उमड़ रही थी और वो सीधे शूक्विंग की तरफ शूट हुआ। फ्लेम क्रो ने चिल्लाकर कहा कि अब मरने का वक्त आ गया है। इस तकनीक को यूज करने के बाद वो साफ तौर पर थका हुआ लग रहा था और जैसे ही उसके अंदर म्यूटेजन का उभार आया, उसके पैर कमजोरी से कांपने लगे। इस बीच शूक्विंग की आंखों में मारने का इरादा उबल रहा था। सर्जन थंडर ने सही अंदाजा लगाया था कि शूक्विंग फ्लेम क्रो को म्यूटेशन के लिए मजबूर कर रहा है, लेकिन एक चीज थी जो सर्जन थंडर नहीं समझ पाया था। शूक्विंग ने म्यूटेशन होने से पहले ही अपने दुश्मन को मारने का ख्याल कभी नहीं छोड़ा था। उसके हाथ में न खंजर था न ही लोहे का स्क्यूअर, फिर भी वो एक जानलेवा हमला करने का मौका ढूंढ रहा था। जैसे ही उसने फ्लेम क्रो को ढीला पड़ते देखा, उसे पता चल गया कि उसका मौका आ गया है। जिस पल वो ब्लड स्फीयर दिखाई दिया, शूक्विंग ने और भी तेजी से खुद को आगे ढकेला, लेकिन वो सीधा अपने दुश्मन की तरफ नहीं भागा। वो थोड़ा साइड में हुआ ताकि वो सैवेज घोस्ट की लाश के पास से गुजर सके। फायरबॉल के हमलों की वजह से लाश जल चुकी थी, लेकिन वो वहीं थी और उसके बगल में सैवेज घोस्ट का सामान पड़ा था, उसका वुल्फ टूथ क्लब और उसकी स्टील शील्ड के 2 टुकड़े। शूक्विंग का निशाना खास तौर पर शील्ड का बड़ा टुकड़ा था। जैसे ही वो वहां से गुजरा, उसने नीचे झुककर उसे उठा लिया। अपने दुबले पतले शरीर को उससे ढकते हुए वो उस काले ब्लड स्फीयर और फ्लेम क्रो की तरफ दौड़ा। एक भारी धमाका हुआ जब ब्लड स्फीयर शूक्विंग से, या सही मायने में उस शील्ड से टकराया। अनगिनत खून की बूंदें फटकर बाहर निकली। पलक झपकते ही शील्ड 5 टुकड़ों में बिखर गई। फिर भी उसने हमले की ज्यादातर ताकत को सोख लिया। शूक्विंग को कुछ काला खून लगा, लेकिन इतना नहीं कि जानलेवा। अपने दांत पीसते हुए वो आगे बढ़ता रहा और आफ्टर इमेजेस की एक लकीर बन गया जो लगातार फ्लेम क्रो के करीब आ रही थी। फ्लेम क्रो की आंखों में मजाक की चमक आई और उसने आते हुए हमले से बचने की कोशिश भी नहीं की। उसके हाथों ने तेजी से डबल हैंडेड इनकेंटेशन बनाया, जिससे शूक्विंग के पीछे बिखरी हुई काले खून की बूंदें हवा में उठी और तीर जैसी लकीरें बनकर उसकी तरफ शूट हुई। शूक्विंग का बचने का रास्ता कट चुका था, लेकिन वो वैसे भी पीछे हटने का प्लान नहीं कर रहा था। इस चीज ने बस ये पक्का कर दिया कि शूक्विंग के पास अब पीछे हटने का कोई विकल्प नहीं बचा था। करीब आते हुए उसने अपने बाएं हाथ को मुट्ठी में भींच लिया, लेकिन असल में उसने अपने दाहिने हाथ से पंच मारा। एक गड़गड़ाहट हुई। फ्लेम क्रो को प्रोटेक्ट करने वाले स्पिरिट पावर बैरियर की सतह पर दरारें फट पड़ी। शूक्विंग के दाहिने हाथ से दाएं बाएं खून उड़ने लगा, लेकिन उसके हाथ के जख्मी मांस में कुछ स्केल्स जैसा भी दिखाई दे रहा था। इससे पहले कि फ्लेम क्रो देख पाता कि असल में क्या हो रहा है, शूक्विंग ने दूसरा मुक्का जड़ दिया। बैरियर टूट गया और उसके बैकलैश ने शूक्विंग को चाबुक की तरह पीछे ढकेला और आगे बढ़ना नामुमकिन बना दिया। फ्लेम क्रो की आंखों में मजाक और गहरा हो गया, लेकिन जैसे ही कहीं से नहीं शूक्विंग थोड़ी और ताकत जुटाने में कामयाब हुआ, पहले की तरह टूटे हुए बैरियर के झटके से वो पीछे नहीं हटा। खुद को फिर से हरकत में लाते हुए उसने अपने दाहिने हाथ से फ्लेम क्रो के सीने को बुरी तरह से पकड़ लिया, ठीक उसी जगह
जहां पहले लोहे का स्क्यूअर घुसा था। जाहिर है कि शूक्विंग की बची खुची ताकत ने उसे बस यही एक चीज करने दी। कोई जानलेवा चोट पहुंचाने के बजाय वो बस फ्लेम क्रो के घाव को थोड़ा और खोल पाया और फिर पीछे गिर गया। फ्लेम क्रो के चेहरे पर हैरानी आई और उसने खुद को शूक्विंग से दूर ढकेला। लेकिन जब उसे एहसास हुआ कि शूक्विंग की ये चाल उसके लिए कोई बड़ा खतरा नहीं थी, तो वो क्रूरता से हंसा और अपने काले खून वाले हमले पर ध्यान लगाने लगा। सिवाय इसके कि बस एक पल बाद उसका चेहरा उतर गया और उसने नीचे अपने सीने की तरफ देखा। उसके घाव के मांस और खून के अंदर एक कुचला हुआ डंक और कुछ स्केल्स थे। देखते ही देखते उसके घाव के आसपास का मांस सड़ने और गलने लगा और घाव से जहरीला खून बहने लगा। फिर सड़न का असर फैलने लगा। असहनीय दर्द उसके अंदर दौड़ गया, जिससे फ्लेम ग्रो की एक दर्दनाक चीख निकल गई। उसकी आंखों में गहरा खौफ भर गया। पीछे हटते हुए उसने कुछ दूरी पर बैठे जू किंग को देखा और नोटिस किया कि उसने फटे हुए मांस और दांतों का एक ढेर एक तरफ फेंका। अगर कोई उस ढेर के टुकड़ों को वापस जोड़े तो वो एक सांप के कटे हुए सिर जैसा दिखेगा। ये वही वाइपर था जिसका इस्तेमाल जू किंग पहले लाशों को ठिकाने लगाने के लिए करता था। जहां तक उसके बाएं हाथ की बात थी, वो हल्का सा कांप रहा था जब उसने उसे खोला और एक कुचला हुआ अंबर का टुकड़ा दिखाया। जैसे ही अंबर के टुकड़े जमीन पर गिरे, उन्होंने गोस्ट फेस स्कॉर्पियन की पूंछ को जाहिर किया, जो सीधे जू किंग की हथेली में धसी हुई थी। एक हाथ में हमले के लिए जानलेवा जहर था और दूसरे ने उसे वो थोड़ी सी ताकत दी थी जिसकी उसे स्पिरिट पावर बैरियर तोड़ने की जरूरत थी। फ्लेम क्रो गुर्राया, फिर वो दुख में चिल्लाया। वो मुश्किल से बोल पा रहा था। इस बैटलफील्ड से जिंदा बचने के बारे में सोचना तो दूर की बात थी। उसकी आंखों में खौफ और गहरा होता गया जैसे जैसे वो अपने शरीर से जहरीला खून पोंछने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो बस घाव से बहता ही रहा, जिससे उसकी जीवन शक्ति धीरे धीरे खत्म होने लगी। जू किंग ने वहां घुटने के बल बैठे हुए एक गहरी सांस ली। फैट माउंटेन के साथ हुई लड़ाई ने उसे साबित कर दिया था कि वायलेट क्रिस्टल की रीजनरेटिव पावर्स कितनी जबरदस्त है। इसने ये भी पक्का करने में मदद की कि क्रिस्टल जहर को बेअसर कर सकता है। ये बात और पुख्ता हो गई जब उसने अपने हाथ को देखा, जो सांप के जहर से इन्फेक्ट हुआ था लेकिन सड़ नहीं रहा था। ये वो जानलेवा हमला था जो उसने तैयार किया था। खड़े होकर वो फ्लेम क्रो की तरफ बढ़ने लगा। जैसे ही फ्लेम क्रो ने जू किंग को करीब आते देखा, उसकी आंखों का खौफ निराशा में बदल गया। उसने दूर हटने के लिए संघर्ष किया और यहाँ तक कि किसी तरह चिल्लाया कि कैप्टन उसकी मदद करे। वहां देखकर कैप्टन ब्लड शैडो की आंखें फटी की फटी रह गईं। वो अपने साथी को बचाना चाहता था, लेकिन साजन थंडर ऐसा करना नामुमकिन बना रहा था। वो बस देख सकता था कि कैसे जू किंग बढ़ती रफ्तार के साथ फ्लेम क्रो के करीब जा रहा था। इस बिंदु पर फ्लेम क्रो का मानसिक संतुलन टूट गया और साथ ही उसके अंदर का म्यूटेजन बेकाबू होकर उमड़ पड़ा। इससे पहले कि जू किंग उस तक पहुंच पाता, वो अकड़ गया। म्यूटेजन उसमें फैल गया। फिर एक पॉप की आवाज आई और वो खून की धुंध में फट गया। म्यूटेशन के दौरान कुछ लोग हरे काले रंग की लाशों में बदल जाते थे और कुछ फट जाते थे। जू किंग अपनी जगह रुक गया और उस जगह को घूरने लगा जहां खून का कोहरा अब हवा में घुल रहा था। फिर वो ठंडी आंखों से साजन थंडर और कैप्टन ब्लड शैडो की लड़ाई देखने के लिए मुड़ा। शाम का सूरज डूब रहा था, लेकिन आसमान का गुंबद पहले से अलग दिख रहा था। रात के अंधेरे को स्वागत करने के बजाय पूरा आसमान एक अजीब लाल रंग का लग रहा था। जब वो लाल रंग जू किंग पर पड़ा तो वो उसके शरीर पर फैली चोटों और उसकी ठंडी आंखों के साथ मिलकर एक बयां न की जा सकने वाली खौफनाक तस्वीर बनाने लगा। ये इतना डरावना था कि कैप्टन ब्लड शैडो, जिसका कल्टीवेशन बेस जू किंग से कहीं ज्यादा था, डर से कांप उठा। फ्लेम क्रो की दर्दनाक मौत उसके लिए एक बड़ा सदमा थी। साजन थंडर के साथ लंबी लड़ाई और जू किंग को इतनी खतरनाक चालों के साथ लड़ते देखकर कैप्टन ब्लड शैडो का दिमाग हिल गया। जू किंग को करीब आते देखकर उसने साजन थंडर पर एक पंच मारा और फिर पीछे हटने लगा। वो अब लड़ना नहीं चाहता था। साजन थंडर उसका पीछा करने ही वाला था। फिर उसने आसमान में उस अजीब लाल रंग को देखा और उसका चेहरा बदल गया, जैसे वो भावनात्मक स्तर पर असरअंदाज हुआ हो। अचानक उसने खून की एक उल्टी कर दी। फिर जैसे ही उसकी खाल पर हरा काला रंग फैलने लगा, वो आगे पीछे झूलने लगा जैसे अभी गिर पड़ेगा। जू किंग ने जल्दी से जाकर उसे सहारा दिया। साजन थंडर सांस के लिए हाँफ रहा था जब जू किंग ने उसे पास के एक पेड़ के पास बैठाया।
फिर वो मुड़ा और भागते हुए कैप्टन ब्लड शैडो को देखने लगा। सार्जेंट थंडर ने उसकी आस्तीन पकड़ ली और कहा कि वो अकेले उसका पीछा ना करे। स्क्वाड ब्लड शैडो अब खत्म हो चुकी है, इसलिए वो अब कुछ नहीं कर पाएगा। बूढ़े आदमी ने आसमान की तरफ देखा और कहा कि ये लाल आसमान, उसे लगता है उसने ये पहले देखा है। जू किंग ने कहा कि वो आदमी एक पोटेंशियल मुसीबत है। उसे अधूरा काम छोड़ना पसंद नहीं था, और तो और उसे लगा कि फॉरबिडन रीजन में उसका फायदा है। अगर वो फ्लेम क्रो को मौत के मुंह में खींच सकता था तो शायद वो कैप्टन ब्लड शैडो के साथ भी वही कर सकता था। लेकिन सार्जेंट थंडर के शब्दों ने उसे रोक दिया और वो खुद भी आसमान की तरफ देखने लगा। ठीक तभी गाने की एक हल्की धुंधली सी आवाज जंगल में तैरती हुई आई। पेड़ों में चिल्लाने वाले सारे म्यूटेंट बीस्ट्स बिल्कुल चुप हो गए। गाना साफ होता गया। ये किसी औरत की तरह था जो अपने पति के चले जाने की कड़वी शिकायत कर रही थी। जैसे जैसे गाना गूंजा, जिस इलाके में कैप्टन ब्लड शैडो भाग रहा था वहां एक पतला लाल कोहरा दिखाई दिया। कोहरा फैला और उस इलाके की हर चीज को ढक लिया। जू किंग सिहर उठा और थंडर जो पेड़ से टिका हुआ था वो भी कांप गया। दोनों उसी दिशा में देख रहे थे जहां से गाने की आवाज आ रही थी। जू किंग बेहद सतर्क लग रहा था, जबकि सार्जेंट थंडर हैरान या उलझन में लग रहा था। जैसे ही गाना जू किंग के कानों में गया, उसे अपने अंदर एक ऐसी ठंडक महसूस हुई जिसे बयां न की जा सके। बिल्कुल वैसी ठंडक जो उसने सिटी रुइंस में खून की बारिश में महसूस की थी। बॉडी रिफाइनमेंट के तीसरे लेवल में होने के बावजूद उसे लगा कि शायद वो इस ठंड को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। उसके दांत किटकिटाने लगे और उसे लगा जैसे वो हिल नहीं सकता। उसका दिमाग घूमने लगा जब अचानक उसे उन 3 खतरों की याद आई जब क्रूसिफिक्स ने तब बताए थे जब वो पहली बार फॉरबिडन रीजन में आए थे। दूर कहीं कैप्टन ब्लड शैडो अचानक अपनी जगह रुक गया और हिलने लगा। ये ऐसा था जैसे कोई अदृश्य आकृति करीब आ गई हो और उसके भागने की ताकत निचोड़ रही हो। जैसे जू किंग देख रहा था, सफेद ऊर्जा की धाराएं कैप्टन ब्लड शैडो की आंखों, कानों, नाक और मुंह से रिसने लगी और आसपास के खून जैसे कोहरे में बहने लगी। फिर कैप्टन ब्लड शैडो का शरीर बिखर गया और एक सूखी हुई लाश में बदल गया। फिर वो लाश धूल में ढेर हो गई और पीछे कुछ भी नहीं बचा। तैरता हुआ कोहरा फिर जमीन पर रेंगता हुआ जू किंग और सार्जेंट थंडर की तरफ बढ़ा। जैसे वो करीब आया, जू किंग कांप उठा और तभी उसने नोटिस किया कि जिस जगह कैप्टन ब्लड शैडो मरा था वहां लाल रंग के औरतों के फटे पुराने जूते की एक जोड़ी थी। क्या? जू किंग की सांसें अटक गईं और उसकी आंखें फटी रह गईं जब वो उन जूतों को धीरे धीरे अपनी तरफ चलते हुए देख रहा था। जूतों के ऊपर उस कड़वे गाने के अलावा कुछ नहीं था जो करीब और करीब आ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे लाल जूते पहने कोई अदृश्य औरत वहां थी जो गा रही थी और चल रही थी। और तो और ऐसा लग रहा था कि वो खास तौर पर जू किंग की तरफ ही चल रही थी। इस अजीब मंजर ने उसकी पुतलियां सिकुड़ने पर मजबूर कर दी और उसने भागने की तलब महसूस की, सिवाय इसके कि वो हिल नहीं सकता था। वो इतना ठंडा था कि अपनी जगह जम गया था। उसके दांत जोर जोर से बज रहे थे। वो बस देख सकता था कि कैसे वो जूते करीब आ रहे थे, कदम दर कदम, जब तक कि वो 2 मीटर से भी कम दूरी पर नहीं रह गए। मौत का खतरा जू किंग के दिल और दिमाग में भर गया, लेकिन वो अपनी जगह फंसा हुआ था जब खून जैसे लाल कोहरे के अनगिनत धागे उसकी तरफ घूमने लगे। लाल जूतों की जोड़ी ने उसकी दिशा में एक और कदम बढ़ाया, लेकिन फिर एक भरी हुई कांपती हुई आवाज गूंजी। ये सार्जेंट थंडर था। उसने अनिश्चित आवाज में पूछा, ताओ होंग, क्या ये तुम हो? जिस पल वो बोला, वो अजीब गाना रुक गया। वो जूता जो बस नीचे कदम रखने ही वाला था, उसकी दिशा बदल गई। ऐसा लगा जैसे वो औरत मुड़ी और सार्जेंट थंडर की तरफ देखने लगी। सार्जेंट थंडर साफ तौर पर कांप रहा था और उसे सांस लेने में मुश्किल हो रही थी। वो थका हुआ था और लगता था कि होश में रहने की ताकत भी मुश्किल से बची है। फिर भी उसकी आंखों में एक अनोखी चमक के साथ चमक रही थी जब वो जूतों के ऊपर की खाली जगह को देख रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आंखें वहां खड़ी एक औरत को देख सकती है, एक ऐसी औरत जो उसके लिए बेहद अहम थी। उन्होंने एक दूसरे को देखा जो शून्य से, दुनिया से उतनी ही दूरी से अलग थे जितना कि यिन यांग से होता है। सार्जेंट थंडर जो मजबूत और लचीला था, अपनी आंखों में आंसू भरने और गालों पर बहने से नहीं रोक सका। तुम वापस आ गई, उसने कांपते हुए हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा। लाल जूते धीरे से कुछ कदम और आगे बढ़े जब तक कि वो ठीक उसके सामने नहीं आ गए। वो अदृश्य औरत जैसे सार्जेंट थंडर के सामने घुटनों पर बैठ गई, प्यार से उसका कांपता हुआ हाथ थाम लिया और अपने चेहरे पर रख लिया।
सिवाय इसके कि सार्जेंट थंडर का हाथ किसी चीज को छू नहीं रहा था। उसका हाथ गिर गया और उसके आंसू और तेजी से बहने लगे। वो कुछ बड़बड़ाया जो समझ से परे था, फिर भी दुख से भरा हुआ था। एक लंबा पल गुजरा और उस औरत ने आह भरी। लाल जूते घूमे और दूर चले गए। जू किंग का चक्कर लगाया, फिर लाल कोहरे के साथ गायब हो गए। गाना गूंजा, आप पूछते हैं मैं लौट कर कब आऊंगी, मेरे स्वामी मैं वक्त नहीं बता सकती। कोहरे में छिपे हैं बिखरे हुए जज्बात। गाना धुएं की तरह मिट जाता है। गाना चलता रहा, कड़वा और दर्द से भरा हुआ, दूरी में गायब होता हुआ। कोहरा जू किंग और सार्जेंट थंडर के पास से गुजरा। आखिरकार गाना सुनने के लिए बहुत धीमा हो गया और कोहरा गायब हो गया। आखिरकार जू किंग को लगा कि वो फिर से हिल सकता है। सदमे से भरी आंखों से वो पेड़ के सहारे बैठे सार्जेंट थंडर को देखने के लिए मुड़ा। बूढ़ा आदमी दूर कहीं देख रहा था। आंसू अभी भी उसके चेहरे पर बह रहे थे। जू किंग ने कुछ नहीं कहा। उसने कोई सवाल नहीं पूछा। अभी वक्त नहीं था। एक लंबे वक्त के बाद सार्जेंट थंडर धीमी आवाज में बोला, मैं शर्त लगा सकता हूं कि तुम सोच रहे होगे कि वो क्या था। जू किंग ने चुपचाप हां में सिर हिलाया। जैसा कि क्रूसिफिक्स ने कहा था, मैं उन कुछ लोगों में से हूं जिन्होंने गाना सुना है। तुम जानते हो, ज्यादातर लोग जो इसे सुनते हैं वो मर जाते हैं। जो बच जाते हैं वो वाकई दुर्लभ है। कोई भी जो ये कहानी सुनाने के लिए जिंदा रहता है, उसे फॉरबिडन रीजन से एक छोटा सा तोहफा मिलता है, और वो है दूसरी बार जब वो गाना सुनेंगे तो उन्हें वो शख्स दिखेगा जिसे वो सबसे ज्यादा देखना चाहते हैं। मैं सोचता था कि ये बस एक कहानी है, और फिर भी उसी कहानी की वजह से मैं दशकों से बेस कैंप में रुका रहा। मेरे बाल सफेद हो गए। आज मैंने उसे देख लिया। जैसे ही शब्द उसके मुंह से निकले, थंडर बहुत ज्यादा बूढ़ा लगने लगा। उसके चेहरे की झुर्रियां गहरी हो गईं। क्या कोई ऐसा है जिससे तुम यिन और यांग की तरह दूर हो गए हो? सार्जेंट थंडर ने कड़वाहट से बड़बड़ाया। अगर ऐसा है तो मेरे जैसे मत बनना। इस जगह का इंतजार मत करना। मैंने उसे देखा जिसे मैं देखना चाहता था, लेकिन अब मैं खाली महसूस कर रहा हूं। उसने अपनी आंखें बंद कर ली, फिर भी आंसू उसके चेहरे की झुर्रियों से बहकर उसके कपड़ों पर गिरते रहे। जू किंग ने वापस उस जगह देखा जहां गाना गायब हुआ था, और खुद को यादों में खोया हुआ महसूस किया। वहां कुछ लोग थे जिन्हें वो देखना चाहता था, वो लोग जिन्हें वो बहुत बहुत ज्यादा देखना चाहता था। चैप्टर 17। जंगल में वो अजीब गाना अब बंद हो चुका है, लेकिन उसके जाने के बाद जो खामोशी छाई है वो शोर से भी ज्यादा भारी है। कभी कभी इंसानियत की परख रोशनी में नहीं, बल्कि गहरे कोहरे और मौत के डर के बीच होती है। चलिए देखते हैं कि जू किंग इस नई मुसीबत का सामना कैसे करता है। शायद उस गाने की वजह से म्यूटेंट बीस्ट्स की चीखें वापस नहीं लौटी। ऐसा लग रहा था जैसे वो गाना इस जंगल का शासक था। उसके जाने के बाद भी हर तरफ मुकम्मल सन्नाटा पसरा हुआ था। सार्जेंट थंडर वहां चुपचाप बैठे हुए थे, अंधेरे में घुरे जा रहे थे। जू किंग के चेहरे पर मिले जुले भाव दिखाई दे रहे थे। थोड़ी देर बाद उसका ध्यान सैवेज गोस्ट के वुल्फ टूथ क्लब और टूटी हुई शील्ड पर गया। बाकी लाशों की तरह सैवेज गोस्ट का शरीर भी उस गाने की वजह से धूल में बदल चुका था। अब उसका कोई अस्तित्व नहीं बचा था। ज्यादातर स्कैवेंजर्स का कोई परिवार नहीं होता था, इसलिए जब वो गायब हो जाते तो शायद ही किसी को परवाह होती, और अगर परिवार होता भी तो सालों बीतने के साथ वो धीरे धीरे भुला दिए जाते। जू किंग को स्लम्स के दिन याद आ गए, और वहां का एक स्कॉलर जिसने उसके साथ अच्छा बर्ताव किया था। बीमारी से घुल घुल कर मरने से पहले उस स्कॉलर ने क्लास में कुछ कहा था। उसने कहा था कि असली दुख तब होता है जब आप किसी ऐसे शख्स को भूल नहीं पाते जिसे आप याद करते हैं, और असली खुशी तब है जब कोई और आपको भुला नहीं पाता। उस वक्त जू किंग को उनकी बात का मतलब समझ नहीं आया था, लेकिन अब जब वो सार्जेंट थंडर को देख रहा था, उसे वो बात पूरी तरह समझ आ गई। सार्जेंट थंडर को परेशान करने के बजाय वो उस जगह गया जहां पहले सैवेज गोस्ट की लाश पड़ी थी। अपना खंजर निकालकर उसने मिट्टी में गड्ढा खोदना शुरू किया। वो सैवेज गोस्ट को बहुत अच्छी तरह नहीं जानता था, ना ही उसने उससे ज्यादा बात की थी, लेकिन सैवेज गोस्ट ने उसे जंगल के बारे में सिखाया था और उन्होंने भेड़ियों के खिलाफ लड़ाई में साथ दिया था। जू किंग ने काले खून से बचने के लिए सैवेज गोस्ट की शील्ड का इस्तेमाल भी किया था, इसलिए जू किंग को लगा कि उसे कुछ करना चाहिए। यह वैसा ही था जैसे उसने सिटी रूइंस में लाशों का अंतिम संस्कार किया था। थोड़ी मेहनत लगी, लेकिन वो एक ठीक ठाक गड्ढा खोदने में कामयाब रहा। उसके अंदर उसने सैवेज गोस्ट का वुल्फ टूथ क्लब और शील्ड के टुकड़े दफन कर दिए। काम करते वक्त जू किंग का चेहरा पूरी तरह फोकस्ड था।
उसे पता नहीं चला, लेकिन सार्जेंट थंडर ने आखिरकार जंगल की गहराइयों से ध्यान हटाकर जू किंग पर लगा दिया था। उनके चेहरे पर वही हैरानी थी जब उन्होंने पहली बार सिटी रूइंस में जू किंग को देखा था। उसे सैविज गोस्ट का सामान दफन करते देखकर उन्हें एहसास हुआ कि जू किंग ग्रेवस्टोन के लिए कुछ ढूंढ रहा है। सार्जेंट थंडर ने धीमी आवाज में कहा कि स्कैवेंजर्स को ग्रेवस्टोन्स की जरूरत नहीं होती। उन्होंने कहा, राख से राख, धूल से धूल, यही एक स्कैवेंजर की जिंदगी है। हम जिंदगी में संघर्ष करते हैं, इसलिए मौत में किसी समारोह की कोई वजह नहीं होती। शांति से आराम करना ही काफी है। सार्जेंट थंडर कमजोर होते जा रहे थे। उनकी चोटें बहुत गंभीर थीं और उनके अंदर बहुत सारा म्यूटेजन जमा हो गया था। बोलने के कुछ ही पलों बाद उन्होंने आंखें बंद कर लीं और बेहोश हो गए। जू किंग उनके पास गया, कुछ 7 लीफ क्लोवर निकाली और उसे बूढ़े सार्जेंट के मुंह में ठूंस दिया। उसे पक्का नहीं पता था कि इससे कुछ होगा या नहीं, लेकिन वो जानता था कि ये व्हाइट बोलस का एक हिस्सा है। अगर इसने थोड़ा सा भी म्यूटेजन खत्म किया तो शायद मदद मिल सकती है। ये करने के बाद वो किसी तरह सार्जेंट थंडर को अपनी पीठ पर लादने में कामयाब रहा और कपड़े के कुछ पट्टियों से उन्हें बांध दिया। एक गहरी सांस लेकर वो जंगल में दौड़ने लगा। उस जगह से गुजरते हुए जहां कैप्टन ब्लड शैडो मारा गया था, उसने जानवर की खाल का एक थैला देखा, जिसे उसने उठा लिया। बदकिस्मती से उसमें बस इधर उधर का सामान था, कोई मेडिसिनल पिल्स नहीं थी। करीब 1 घंटे बाद सार्जेंट थंडर को होश आया। उन्हें यह समझने में एक पल लगा कि वो जू किंग की दुबली पतली पीठ पर हैं और वो दौड़ रहे हैं। आंखें खुलने पर वो सिर्फ जू किंग का चेहरे का साइड देख पा रहे थे। उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन जू किंग महसूस कर सकता था कि वो जाग गए हैं। जू किंग ने पूछा कि क्या वो बेहतर महसूस कर रहे हैं। उसने कहा कि वो सोते रहें, अभी कुछ घंटे और लगेंगे। उसे लगता है कि वो सुबह तक फॉरबिडन रीजन से बाहर निकल आएंगे। सार्जेंट थंडर ने तुरंत जवाब नहीं दिया। वो बूढ़े थे और अपनी कमजोरी छुपाना अब मुश्किल होता जा रहा था। थोड़ी कोशिश करके उन्होंने ऊपर अंधेरे आसमान की तरफ देखा, लेकिन देखना मुश्किल था। उन्हें पता था कि वो जल्द ही फिर से बेहोश हो जाएंगे। उन्होंने बड़बड़ाते हुए पूछा, बच्चे क्या तुम जानते हो मैंने तुम्हें अपने साथ क्यों लिया जब हमने वो शहर छोड़ा? दौड़ते हुए जू किंग ने नाम इसे रहलाया। और भी धीमी आवाज में सार्जेंट थंडर ने पूछा कि क्या उसे याद है कि वो क्या कर रहा था जब वो मिले थे? जू किंग ने कहा कि उसे याद है। वो एक गिरे हुए लकड़ी के लठ पर चढ़ा, फिर अंधेरे में छिपे एक म्यूटेंट लिजर्ड को पकड़ने के लिए हाथ मारा। बिना रुके उसने उसे अपने आगे फेंक दिया। जैसे ही लिजर्ड जमीन पर पटका गया, अनगिनत तड़पती हुई बेलें निकलकर उसे लपेटने लगी। वो बेलें लिजर्ड के कवच जैसे स्केल्स में घुस गईं और उसका मांस और खून चूसने लगी। हालात का फायदा उठाते हुए जू किंग उन बेलों के ऊपर से कूद गया और अपने रास्ते पर आगे बढ़ गया। सार्जेंट थंडर बात करते रहे, लेकिन उनकी आवाज इतनी धीमी होती जा रही थी कि सुनना मुश्किल था। उन्होंने कहा कि जब उन्होंने जू किंग को उन सभी लाशों को जलाते हुए देखा था और आग उस पर चमक रही थी, तो ऐसा लगा था जैसे वो इस जालिम दुनिया में थोड़ी सी गर्माहट और दयालुपन लेकर आया था। जू किंग एक पल के लिए दौड़ना बंद कर दिया। सार्जेंट थंडर फिर से बेहोश हो गए। कुछ गहरी सांसें लेने के बाद जू किंग फिर से जंगल की गहराइयों में दौड़ने लगा। वक्त गुजरा, देखते ही देखते 2 घंटे बीत गए। जू किंग सभी खतरों से बचने में कामयाब रहा और जंगल के किनारे की तरफ बढ़ता रहा। जब रात का आसमान सबसे ज्यादा अंधेरा था, फॉरबिडन रीजन में ठंड अपने चरम पर पहुंच गई। शुक्र है कि जू किंग लगातार हरकत में था, जिसने उसके शरीर को गर्म रखा और उस ठंडक से लड़ता रहा। और फिर भी ठंडक और तेज होती गई। एक अगरबत्ती जलने जितना वक्त गुजरने के बाद जू किंग को लगा कि बढ़ती हुई ठंडक उसके अंदर की गर्मी पर हावी हो रही है। गंभीर चेहरे के साथ उसने आगे का रास्ता देखा। उसके सामने घने कोहरे की एक दीवार थी। ये उस खूनी कोहरे से अलग था जो गाने के साथ आया था, और दबाव डालने वाला या खतरनाक नहीं लग रहा था। लेकिन वो बता सकता था कि एक बार अगर वो इस कोहरे में गया तो कुछ भी साफ देखना नामुमकिन हो जाएगा। रात के अंधेरे ने इसे और भी बुरा बना दिया था। जू किंग चाहता था कि वो इससे बच सके, लेकिन काफी देर तक उसके समानांतर दौड़ने के बाद भी उसे इसका कोई अंत नहीं दिखा। वो जानता था कि ये कोहरा क्या है। जब वो पहली बार फॉरबिडन रीजन में आया था, क्रूसिफिक्स और ग्रेसफुल रैप्टर ने यहाँ के खतरों के बारे में बात की थी, और उनमें से एक था फॉग ऑफ कंफ्यूजन। कोई भी जो इस कोहरे में जाता वो इसके अंदर खो जाता। एक बार बनने के बाद इसे कुदरती तौर पर हटने में लंबा वक्त लगता था। जू किंग को लगा कि वो बस कोहरा हटने का इंतजार कर सकता है, क्योंकि उसके अंदर का म्यूटेजन समस्या पैदा नहीं करेगा।
लेकिन सार्जेंट थंडर कमजोर और कमजोर होते जा रहे थे। अगर सार्जेंट कोहरे की वजह से फंस गए तो हो सकता है कि उन्हें म्यूटेशन हो जाए और वो मर जाए। नतीजतन जू किंग के पास पीछे हटने और कोई दूसरा रास्ता ढूंढने के अलावा कोई चारा नहीं था। लेकिन वो कोहरा बस हर तरफ फैला हुआ था। जितनी जल्दी हो सके आगे बढ़ने के बावजूद आखिरकार वो एक ऐसे बिंदु पर पहुंचा जहां वो फैलते हुए कोहरे से बच नहीं सका और उसने उसे अपनी लपेट में ले लिया। फिर भी कुछ ही देर में उसके आसपास का कोहरा पतला हो गया, जब तक कि वो वहां खड़ा हैरानी से देख नहीं रहा था। उसने नीचे अपने पैरों की तरफ देखा। अंधेरी रात के बीच उसकी परछाई नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन वो महसूस कर सकता था कि आसपास का कोहरा उसके पैरों के नीचे की जगह में खिंचा जा रहा था। ये ऐसा था जैसे उसके पास एक अदृश्य परछाई थी जो अब एक भंवर वॉर्टेक्स बन गई थी और अपने आसपास की हर चीज को अंदर खींच रही थी। इसकी रफ्तार बहुत तेज नहीं थी और थोड़ी देर बाद उसकी परछाई भरी हुई महसूस होने लगी। उस वक्त जू किंग के आसपास का कोहरा फिर से घना हो गया, लेकिन जब उसकी परछाई ने कोहरे को सूखना खत्म किया तो जू किंग के अंदर एक ताकत वापस आई जो उसकी आंखों तक पहुंची। उसके बाद वो कोहरा उसके लिए पारदर्शी हो गया। यह शायद ऐसा नहीं था कि वो देख सकता था कि आसपास क्या है, बल्कि वो उसे महसूस कर सकता था। कोहरा अभी भी वही था और बेहद घना था, लेकिन उसकी इंद्रियां एक ऐसे लेवल पर पहुंच गई थीं कि वो उसमें खोया हुआ महसूस नहीं कर रहा था। उसने फिर से अपने पैरों की तरफ देखा, लेकिन अभी भी कोई परछाई नहीं दिखी। तुम क्या हो? वो बड़बड़ाया। एक पल बाद उसने इधर उधर देखा, फिर दोबारा चलना शुरू किया, अपनी टॉप स्पीड बनाए रखने की कोशिश करते हुए, जैसे वो किसी भूत की तरह कोहरे से फिसल रहा हो। जल्द ही उसे कोहरे में दूसरे जिंदा लोग दिखाई दिए। वो 2 स्कैवेंजर्स थे जिन्हें उसे याद था कि उसने बेस कैंप में देखा था। वो हाथ पकड़े हुए अंधों की तरह कोहरे में चल रहे थे, धीरे धीरे लेकिन पक्के तौर पर आगे का रास्ता टटोल रहे थे। लेकिन जू किंग बता सकता था कि जिसे वो आगे बढ़ना समझ रहे थे वो असल में उन्हें गोल गोल घुमा रहा था। शायद उन्हें भी ये पता था कि वो पसीने से तरबतर थे और निराशा के बीच लग रहे थे। उन्हें देखने के बाद जू किंग ने नजरें फेर ली और आगे बढ़ने की तैयारी की। वो ऐसा इंसान नहीं था जो हमदर्दी से भरा हुआ हो। वो एक जालिम दुनिया में रहता था और लोगों को तब तक नहीं बचाता था जब तक कोई वजह ना हो। उसने स्लम्स में ऐसे कई हालात देखे थे जहां बचाया गया शख्स पलटकर अपने बचाने वाले को ही नुकसान पहुंचाता था। हालांकि कोहरे ने देखना ब्लॉक कर दिया था, लेकिन आवाज को नहीं, और उन 2 स्कैवेंजर्स ने जू किंग के पैरों की आवाज सुन ली जब वो वहां से गुजरा। उनके चेहरों पर घबराहट छा गई, क्योंकि वो बता नहीं सकते थे कि कदमों की आवाज किसी इंसान की है या जानवर की। उनमें से एक ने अचानक एक खौफनाक चीख निकाली, जाहिर है नए आने वाले को डराने की उम्मीद में। इसके विपरीत दूसरे स्कैवेंजर ने मदद के लिए पुकारा और भरोसा दिखाने के लिए उसने अपने थैले से एक व्हाइट बोलस और कुछ स्पिरिट कॉइन्स निकाले और उन्हें सुरक्षित जगह ले जाने के बदले में पेमेंट के तौर पर पेश किया। जू किंग रुक गया और उस व्हाइट बोलस को देखा। सार्जेंट थंडर उसकी पीठ पर पड़े हुए बहुत कमजोर लग रहे थे। कुछ सोचने के बाद वो अपने थैले तक पहुंचा और उसने एक मोमबत्ती निकाली। जब उसने उसे जलाया तो लौ कमजोर थी, लेकिन कोहरे को दूर धकेलने के लिए काफी थी। मोमबत्ती को जमीन पर रखकर वो थोड़ा पीछे हटा और फिर उन 2 स्कैवेंजर्स की तरफ देखा। अपने बाएं तरफ 7 कदम चलो, फिर अपने दाएं तरफ 10 कदम चलो। उसकी आवाज सुनकर दोनों स्कैवेंजर्स कांप गए। उनके चेहरों पर उम्मीद की किरण दिखाई दी और उन्होंने तुरंत जू किंग के निर्देशों का पालन किया। जू किंग की वजह से दोनों आदमियों ने कुछ खतरनाक हिस्सों को पार किया और जल्द ही उस इलाके में पहुंच गए जहां उसकी मोमबत्ती की लौ ने आसपास के कोहरे को हटा दिया था। उस इलाके में दाखिल होने और मोमबत्ती को देखने पर वो उत्साह से उसके बगल में खड़े होने के लिए दौड़े। जू किंग कुछ कदम दूर था, अभी भी दिखाई दे रहा था, लेकिन कोहरे वाले अंधेरे में इतना गहरा था कि दोनों स्कैवेंजर्स उसे साफ तौर पर नहीं देख पा रहे थे। वो व्हाइट बोलस मुझे दो, उसने रूखेपन से कहा। जिसके पास बोलस था वो सहर गया। ये देखते हुए कि उसे अभी अभी नई जिंदगी मिली थी, उसने स्पिरिट कॉइन्स का थैला और व्हाइट बोलस निकाला और उन्हें जू किंग की तरफ फेंक दिया, साथ ही उसका शुक्रिया भी अदा किया। दूसरा आदमी भी अपनी मेडिसिनल पिल निकालने के लिए तैयार लग रहा था, लेकिन फिर उसने जू किंग को देखा और अचानक उसका इरादा बदलता हुआ लगा। हालांकि वो जू किंग को साफ नहीं देख पा रहा था, लेकिन उसका इतना हिस्सा दिखाई दे रहा था कि यह साफ हो जाए कि वो एक दुबला पतला नौजवान है जिसकी पीठ पर एक बेहोश शख्स लगा हुआ है। उस स्कैवेंजर की आंखें चमकी और वो मुस्कुराया। मैंने पहले ही अपने सारे व्हाइट बोलसेस खा लिए हैं छोटे दोस्त, लेकिन चिंता मत करो, एक बार कोहरा हट जाए या अगर तुम्हारे पास हमें यहाँ से निकालने का कोई तरीका है तो मैं पक्का तुम्हें इसका बदला चुकाऊंगा। उसकी आंखें चमक रही थीं जब वो जू किंग को देख रहा था, जैसे वो कोई चाल चलने के बारे में सोच रहा हो। उसके साथी को भी अब ये लग रहा था कि शायद उसने अपनी पिल्स और कॉइन्स इतनी जल्दी देकर गलती कर दी।
जू किंग ने व्हाइट बुलस को देखा और फिर उन स्कैवेंजर्स को। उसने कुछ नहीं कहा। इसके बजाय उसने अपना हाथ लहराया जिससे हवा का एक झोंका आया और उसने मोमबत्ती बुझा दी। तुरंत अंधेरा और कोहरा उस इलाके में वापस आ गया। उस आदमी के पास जाकर जिसने अभी बात की थी, उसने जू किंग से उसका थैला छीन लिया। कोई बात नहीं, तुम बस यहीं रहो। रुको रुको, मुझे माफ कर दो, वो एक गलती थी। तुम मेरे व्हाइट बोलसेस ले सकते हो। मैं उसने हाथ बढ़ाया जैसे अपना थैला वापस छीनने के लिए, लेकिन उसका पैर एक उभरी हुई जड़ में फंस गया और वो जमीन पर गिर पड़ा। वापस अपने पैरों पर खड़े होकर वो हाँफने लगा और पछतावे भरी आंखों से इधर उधर देखने लगा। मुझे समझाने दो छोटे दोस्त, मैं जू किंग ने उसे नजरअंदाज किया और उस आदमी की दिशा में चला गया जिसने उसे व्हाइट बोलसेस दिए थे, जो वापस कोहरे में धकेले जाने पर घबराया हुआ लग रहा था। जैसे ही जू किंग उसके पास से गुजरा, उसने ठंडे लहजे में कहा, मेरे कदमों की आवाज का पीछा करो। बिना कोई और शब्द कहे और बिना पीछे मुड़े वो अपने रास्ते पर आगे बढ़ता गया। उसके पीछे वो आदमी चलने लगा, अब खुशी मनाते हुए कि उसने मांगी गई चीजें देने में इतनी जल्दी की थी। ये तब और भी सच महसूस हुआ जब उसने दूसरे आदमी की दर्दनाक चीखें सुनी और कैसे वो जल्द ही जंगली गालियों में बदल गई। वो आदमी चाहे जो भी बोले, वो अपनी आवाज से निराशा नहीं हटा सकता था। जैसे जैसे वो फॉलोअर जू किंग के पीछे चलता गया, वो कांपने लगा और अपने अंदर गहरा सम्मान बढ़ता हुआ महसूस करने लगा। चैप्टर 18 फॉरबिडन रीजन का वो डरावना कोहरा और मौत का साया पीछे छूट रहा है। लेकिन क्या जंगल से बाहर निकलना ही काफी है, या असली चोटें वो होती हैं जो दिखाई नहीं देती? चलिए देखते हैं। जब सूरज की पहली किरण इन थके हुए मुसाफिरों पर पड़ती है, जू क्यूंग ने अपने पीछे आने वाले उस आदमी पर कोई ध्यान नहीं दिया। कोहरे के बीच से गुजरते हुए उसने साजन थंडर को वो व्हाइट बोलस खिला दी। पता नहीं ये उस गोली का असर था या उस 7 लीफ क्लोवर का, लेकिन साजन थंडर के चेहरे पर फैलता हुआ वो हरा काला रंग रुक गया था। हालांकि उनके अंदर अभी भी बहुत ज्यादा म्यूटेजन भरा हुआ था, यहां तक कि व्हाइट बोलस भी उसके असर को पूरी तरह पलटने के लिए काफी नहीं थी। इसी वजह से वो बेहोश ही रहे। इस फॉरबिडन रीजन के मिशन में उन्होंने जो कुछ झेला था वो उनकी बर्दाश्त से बाहर था, और इस तरह रात की गहराइयों में जू क्यूंग कोहरे को चीरता हुआ आगे बढ़ता रहा। रास्ते में उसे और भी स्कैवेंजर्स मिले, जिनके साथ उसने व्हाइट बोलसेस का सौदा किया। बदले में उन्हें सुरक्षित बाहर निकलने का वादा किया। उन्हें बस इतना करना था कि वो जू क्यूंग के कदमों के निशान पर चले। कुछ बेवकूफ ऐसे भी थे जिन्होंने सहयोग नहीं किया। वो उन लोगों के लिए जीते जागते सबक बन गए जिन्होंने जू क्यूंग के पीछे चलना मंजूर किया था, और इस दूसरे ग्रुप के दिलों में इज्जत और बढ़ गई। उन सभी ने यही नतीजा निकाला कि जू क्यूंग उन दुर्लभ लोगों में से एक है जो साइकिक पावर्स के साथ पैदा होते हैं। आखिरकार वही एकमात्र तरह का इंसान था जो फॉग ऑफ कंफ्यूजन से निपट सकता था। ग्रेसफुल रैप्टर ने जू क्यूंग को ऐसे लोगों के बारे में बताया था। जब वो व्हाइट बुलसेस के लिए सौदा कर रहा था, वो इस बारे में सोच रहा था, और उसने इस गलतफहमी को होने दिया ताकि उसके असली राज छिपे रहे। साजन थंडर को दर्जन भर से ज्यादा व्हाइट बोलसेस देने के बाद उनका रंग रूप कुछ बेहतर हुआ। हरा काला होने के बजाय अब वो सिर्फ हरा था। उन्हें सांस लेने में भी थोड़ी आसानी होती दिख रही थी। उसी वक्त जू क्यूंग को एहसास हुआ कि उसकी परछाई शैडो उसे बहुत देर तक ताकत नहीं दे पाएगी। जैसे ही वो आगे बढ़ा, उसे महसूस हुआ कि कोहरा पहले जैसा पारदर्शी नहीं रहा। चीजें धुंधली होने लगी, जब तक कि आखिरकार उसे भी वही दिखने लगा जो बाकी सबको दिख रहा था। शुक्र है कि वो कोहरे से बाहर निकलने के बिल्कुल करीब था। साफ देखने की क्षमता खोने के बावजूद वो पहले से भी तेज रफ्तार से आगे बढ़ा। आसमान से अंधेरा गायब हो रहा था और सुबह का सूरज दूर क्षितिज पर झांक रहा था। जैसे ही भोर की रोशनी जमीन पर फैली, जू क्यूंग आखिरकार पेड़ पौधों के बीच से बाहर निकला। साजन थंडर अभी भी उसकी पीठ पर थे। जंगल को पीछे छोड़ते हुए और बाहर की दुनिया में तेजी से कदम रखते हुए वो थोड़ा भावुक महसूस कर रहा था। अब वो उस मनहूस ठंडक से घिरा हुआ नहीं था। इसके बजाय उसे एक हल्की हवा और गर्म धूप महसूस हुई। दरअसल सूरज की रोशनी ने उसे आंखें मिचमिचाने पर मजबूर कर दिया जब वो वहां खड़े होकर ताजी हवा के लंबे घूंट ले रहा था। जो लोग उसके पीछे चल रहे थे वो भी बाहर निकल आए और आखिरकार अपने आसपास के माहौल को साफ देख पाए। वो सब एक खतरनाक अग्नि परीक्षा से जिंदा बचे थे। उस बिखरे हुए ग्रुप का हर सदस्य उत्साह से भरा हुआ था। एक बूढ़ा आदमी तो अपने हाथों और घुटनों पर गिर गया और मिट्टी को चूमने लगा।
यही वो वक्त था जब वो देख पाए कि वो किसके पीछे चल रहे थे। वो नौजवान जू क्यूंग था जो साजन थंडर को उठाए हुए था। उनमें से कुछ ही जू क्यूंग को पहचानते थे, लेकिन साजन थंडर को सब जानते थे। ये एक ऐसा मंजर था जिसे वो नहीं भूलने वाले थे, और जू क्यूंग ने खुद उन पर एक गहरा असर छोड़ा था। किसी ने चिल्लाया बच्चे और किसी ने चिल्लाया साजन थंडर। तब जू क्यूंग ने पलटकर उन्हें देखा और उन्होंने अपने आप अपने मुंह बंद कर लिए। सच कहा जाए तो जिस तरह से जू क्यूंग ने उन बुरे दिल वाले स्कैवेंजर्स के साथ बर्ताव किया था, उसने इन बचे हुए लोगों के दिलों में डर और इज्जत भर दी थी। फॉलोअर्स को नजरअंदाज करते हुए जू क्यूंग बस फिर से दौड़ने ही वाला था कि उसने दो आकृतियों को अपनी दिशा में तेजी से आते देखा। वो कोई और नहीं बल्कि क्रूसिफिक्स और ग्रेसफुल रैप्टर थे। वो बेस कैंप वापस नहीं गए थे, बल्कि फॉरबिडन रीजन के बिल्कुल बाहर चिंता में इंतजार कर रहे थे। और उन्होंने पहले ही फैसला कर लिया था कि अगर साजन थंडर और बाकी स्क्वाड के लोग जल्दी बाहर नहीं आए तो वो उन्हें बचाने के लिए वापस अंदर जाएंगे। फिर उन्होंने दूर जू क्यूंग को देखा और दौड़ते हुए उसके पास पहुंचे। जब क्रूसिफिक्स की नजर साजन थंडर पर पड़ी, उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं। फिर उसने जू क्यूंग को देखा और उसकी नजरें नरम पड़ गईं। ग्रेसफुल रैप्टर भी हैरान लग रही थी और उसकी आंखों में मारने का इरादा जलने लगा जब उसने जू क्यूंग के पीछे आने वाले लोगों को घूरा। वो ग्रुप डरकर पीछे हट गया, घबराहट में हांफते हुए। जू क्यूंग ने कहा कि वो लोग शामिल नहीं थे, बल्कि उसे उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। उनकी मदद के बिना साजन थंडर बच नहीं पाते। ग्रेसफुल रैप्टर का गुस्सा शांत हो गया और फॉलोअर्स ने राहत की सांस ली। हाथ जोड़कर, इज्जत और शुक्रिया में सिर झुकाकर वो अपने अपने रास्ते चले गए। उनके जाने के बाद क्रूसिफिक्स ने साजन थंडर को जू क्यूंग की पीठ से लेने के लिए कदम बढ़ाया। जू क्यूंग ने उसे रोक दिया। उसने कहा, इन्हें सोने दो, मैं ठीक हूं। क्रूसिफिक्स ने कहा, ठीक है, इन्हें बेस कैंप वापस ले चलते हैं और सार्ज को फिजिशियन के पास दिखाते हैं। उसने साजन थंडर के लिए एक और व्हाइट बोलस निकाला। फिर तीनों कैंप की तरफ दौड़े। रास्ते में ग्रेसफुल रैप्टर अपना मुंह बंद रखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आखिरकार वो पूछे बिना नहीं रह पाई कि सैविज घोस्ट का क्या हुआ। क्या स्क्वाड ब्लड शैडो अभी भी उनका पीछा कर रही है? जवाब देने से पहले जू क्यूंग ने एक पल लिया। फिर उसने बताया कि सैविज घोस्ट म्यूटेशन का शिकार हो गया और लड़ाई में मारा गया। क्रूसिफिक्स और ग्रेसफुल रैप्टर अपनी जगह रुक गए। हालांकि वो ऐसे जवाब के लिए तैयार थे, लेकिन वो अपनी आंखों को दुख से भरने से नहीं रोक सके। ग्रेसफुल रैप्टर बिल्कुल निराश लग रही थी, लेकिन जू क्यूंग की अगली बात ने उन्हें पूरी तरह दंग कर दिया। उसने कहा, स्क्वाड ब्लड शैडो का सफाया हो गया। ग्रेसफुल रैप्टर बड़बड़ाई, इसी वजह से सार्ज को इतनी बुरी चोट लगी और इसी वजह से उनके म्यूटेजन लेवल्स इतने ज्यादा हाई हैं। ग्रेसफुल रैप्टर इस स्पष्टीकरण से संतुष्ट लग रही थी, लेकिन क्रूसिफिक्स के चेहरे पर शक के भाव थे, जैसे उसे लग रहा था कि कहानी में और भी कुछ है। उसने जू क्यूंग को एक गहरी नजर से भी देखा। हालांकि उसने आगे कोई सवाल नहीं पूछा। न ही जू क्यूंग ने कोई और सफाई दी और न ही उस गाने का जिक्र किया। वो साजन थंडर का राज था और उसे बताना या ना बताने का फैसला जू क्यूंग का काम नहीं था। वो तीनों तेजी से बेस कैंप वापस आए और सीधे बीच में कैरावैन एरिया की तरफ गए, जहां मशहूर फिजिशियन मरीजों को देख रहा था। जब स्क्वाड थंडरबोल्ट वहां पहुंची तो लाइन में लगे दूसरे लोग उनके उदास और सुनसान मूड को महसूस कर सकते थे, और जब उन्होंने बेहोश साजन थंडर को देखा तो वो रास्ते से हट गए। इस तरह स्क्वाड थंडरबोल्ट ने फिजिशियन के टेंट के बाहर लाइन में पहली जगह ले ली। ये एक बड़ा टेंट था जिससे दवाइयों की खुशबू आ रही थी। प्लेट आर्मर में पहने गार्ड टेंट में खड़े थे, जहां फिजिशियन एक स्कैवेंजर की जांच कर रहा था जिसके चेहरे पर दर्द भरे भाव थे। फिजिशियन एक दुबला पतला बूढ़ा आदमी था जिसने साफ ग्रे चोगा पहना हुआ था। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था, लेकिन उसकी आंखें जीवंत और बुद्धिमानी से भरी हुई थी। दरअसल वो सितारों की तरह चमक रही थी। ऐसा लगता था कि वो जिस किसी को भी देखे उसके दिल में झांक सकते हैं। उसके दोनों तरफ एक नौजवान लड़का और लड़की बैठे थे। नौजवान लड़का लगभग जू क्यूंग की उम्र का लग रहा था। उसने नीला रेशमी लिबास पहना हुआ था और उसके बाल एक काले जेड हेडबैंड से बंधे थे। उसकी कमर पर ड्रैगन के आकार का एक बेहतरीन जेड लटक रहा था, जिसमें सुनहरा टैसल लगा था जो उस गद्दे पर फैला हुआ था जिस पर वो बैठा था। वो हैंडसम और साफ सुथरा था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे वो मुश्किल से जाग रहा हो।
उसकी ठुड्डी अभी उसकी हथेली पर टिकी थी और हालांकि उसके दूसरे हाथ में एक एल्केमी की किताब थी, वो उसे देख भी नहीं रहा था। इसके बजाय वो बस जम्हाई ले रहा था। फिजिशियन की दूसरी तरफ लगभग 16 या 17 साल की एक लड़की थी। उसने एक लंबी नीली स्कर्ट पहनी थी और उसके काले बालों का झरना उसके परफेक्ट अंडाकार यानी ओवल चेहरे को घेरे हुए था। उसकी त्वचा बर्फ जैसी गोरी थी और उसके चेहरे के नक्शो नयन बेहद खूबसूरत थे। उसकी आंखें चमकदार और साफ सितारों की तरह चमक रही थी और जब उसने अपने साथी को देखा और उसे ऊँघते हुए पाया, वो मुस्कुराई, फिर अपना ध्यान उस मेडिसिनल कोडेक्स पर वापस लगा दिया जो वो पढ़ रही थी। जब वो मुस्कुराई, उसकी आंखें क्रेसेंट मून यानी अर्ध चंद्रमा जैसी हो गईं, जो दिलकश जादू से भरी थी। उसके चेहरे के भाव शाही लग रहे थे, ये यकीनी बनाते हुए कि जो कोई भी उसे देखेगा वो उसकी शालीनता और एलिगेंस पर हैरान रह जाएगा। ये प्यारी नौजवान जोड़ी एक ऐसी पवित्रता बिखेर रही थी जो स्कैवेंजर्स शायद ही कभी देखते थे। उनकी मौजूदगी में ग्रेसफुल रैप्टर थोड़ा असहज महसूस करने लगी और क्रूसिफिक्स उन्हें बार बार देखने से खुद को नहीं रोक सका। जहां तक जूकिंग की बात थी, उसे ज्यादातर उन मेडिसिनल बुक्स में दिलचस्पी थी जो वो पढ़ रहे थे। उन्हें देखकर उसकी आंखों में जलन की एक चमक आई। फिर उसने जबरदस्ती अपनी नजरें किताबों से हटाईं और फिजिशियन पर फोकस किया। फिजिशियन फिलहाल अपने स्कैवेंजर मरीज को कुछ चीजें समझा रहा था। स्कैवेंजर ने बहुत शुक्रिया अदा किया, फिर चला गया, जिसके बाद फिजिशियन ने एक तरफ रखे तांबे के बर्तन में अपने हाथ धोए, फिर जूकिंग और बाकी लोगों को देखा। उसकी नजर थोड़ी देर के लिए जूकिंग पर रुकी और उसने उसे थोड़ा ध्यान से देखा, फिर सार्जेंट थंडर को देखने लगा। उसने कहा, इसे यहां नीचे लिटा दो। किसी वजह से जूकिंग को घबराहट महसूस हुई जब उस बूढ़े फिजिशियन ने उसे देखा। ये वही एहसास था जो उसे स्लम्स में स्कॉलर्स के साथ क्लास अटेंड करते वक्त होता था। क्रूसिफिक्स की मदद से उसने सार्जेंट थंडर को सावधानी से फिजिशियन के सामने लिटाया। सार्जेंट थंडर की आंखें झपकी और खुल गईं और उन्होंने हैरानी से इधर उधर देखा। फिर उन्होंने अपने आसपास सबको देखा और उठकर बैठने के लिए संघर्ष करने ही वाले थे। फिजिशियन ने रूखेपन से कहा, लेटे रहो। सार्जेंट थंडर ने ऊपर उन्हें देखा और उनकी आंखें मिली। फिर सार्जेंट थंडर ने उठने की कोशिश जारी रखी। क्रूसिफिक्स जल्दी से आगे बढ़ा और उन्हें अपने पैरों पर खड़ा होने में मदद की। जब सार्जेंट थंडर काबिल हुए, उन्होंने फिजिशियन के सामने हाथ जोड़े। उन्होंने कहा, मुझे चोट लगी थी, इसलिए ये लोग मुझे यहाँ ले आए। मैं आपको कोई परेशानी नहीं देना चाहता ग्रैंड मास्टर बाय, मैं ठीक हूँ। बूढ़े फिजिशियन ने जिज्ञासा से पूछा, तुम मुझे जानते हो? सार्जेंट थंडर ने हाँ में सिर हिलाया और अदब से कहा, कुछ साल पहले मुझे दूर से आपके दर्शन करने का मौका मिला था। ग्रैंड मास्टर बाय ने एक पल के लिए उन्हें गहराई से देखा। तुम्हारी चोट गंभीर नहीं है और तुम्हारे अंदर का म्यूटेजन पहले ही दबाया जा चुका है, लेकिन तुम्हारी मानसिक स्थिति एक समस्या है। तुमने साफ तौर पर भावनात्मक उतार चढ़ाव देखे हैं और इसने तुम्हारे दिल और खून की नसों को नुकसान पहुंचाया है। सब कुछ मिला दिया जाए तो ये मुसीबत है। मैं तुम्हारा इलाज कर सकता हूं, लेकिन असली मुद्दा हाल ही में लगी चोटों से जुड़ा नहीं है। तुम्हें सालों पहले अंदरूनी चोटें लगी थी, है ना? किसी ने तुम्हारा कल्टीवेशन बेस अपाहिज कर दिया। हालांकि तुमने सालों में इसे फिर से बनाने की कोशिश की है, जो कि काफी बड़ी उपलब्धि है। लेकिन जब तुम सब कुछ मिलाती हो तो कह सकते हैं कि तुमने अपने सिस्टम पर इतना बोझ डाल दिया है जिसे आम जड़ी बूटियां और खनिज ठीक नहीं कर सकते। यहां तक कि मैं भी तुम्हें ठीक करने की काबिलियत नहीं रखता। मैं तुम्हें कुछ दवाई दूंगा जो थोड़ी मदद करेगी, बाकी सब किस्मत पर है। एक चीज है जो तुम्हें समझनी होगी, अब से आगे तुम कल्टीवेशन की प्रैक्टिस नहीं कर सकते और ना ही ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कर सकते हो। अगर तुमने ऐसा किया तो म्यूटेजन तुम्हारी पुरानी अंदरूनी चोट को फिर से भड़का देगा और फिर तुम्हारी मौत निश्चित है, इसमें कोई शक नहीं। क्रूसिफिक्स और ग्रेसफुल रैप्टर ने ग्रैंड मास्टर बाय के शब्दों को बिना किसी टिप्पणी के सुना। साफ था, वो जानते थे कि सार्जेंट थंडर का कल्टीवेशन बेस पहले खत्म किया गया था, लेकिन जूकिंग पहली बार इस मामले के बारे में सुन रहा था। सार्जेंट थंडर को देखते हुए उसे वो गाना और खून के रंग वाले औरतों के जूते याद आए। क्रूसिफिक्स ने उदासी से पूछा, क्या हम कुछ और नहीं कर सकते? ग्रैंड मास्टर बाय ने जवाब दिया, कर सकते हैं। अगर तुम कोई कीमती चीज ढूंढ सको जैसे कि लाइफ स्पैन फ्लावर, तो इन्हें नई जिंदगी मिल सकती है। कुछ साल पहले मैंने सुना था कि यहाँ के फॉरबिडन रीजन में ऐसा एक फूल पैदा हुआ था। क्रूसिफिक्स ने कोई जवाब नहीं दिया और ग्रेसफुल रैप्टर चिंतित लग रही थी। लेकिन जब जूकिंग ने सार्जेंट थंडर को देखा, वो आदमी शांत लग रहा था और यहाँ तक कि उसने एक हल्की मुस्कान भी दी। सार्जेंट थंडर ने कहा, यह कोई बड़ी बात नहीं है, बस एक पुरानी चोट है। आपको परेशान करने के लिए माफी चाहता हूँ ग्रैंड मास्टर बाय। एक बार फिर हाथ जोड़कर
सार्जेंट थंडर ने जू किंग और बाकी लोगों को जाने के लिए इकट्ठा किया। सबके औपचारिक शुक्रिया अदा करने के बाद उन्होंने ग्रैंड मास्टर बाय द्वारा लिखी गई दवाई ली और चले गए। जहां तक जू किंग की बात थी, उसे ऐसा महसूस हुआ कि जब वो जाते वक्त हाथ जोड़ रहे थे, ग्रैंड मास्टर बाय उसे बहुत गौर से देख रहे थे। फिजिशियन के टेंट से निकलने के बाद स्क्वाड थंडर के बचे हुए सदस्यों ने एक दूसरे से कुछ नहीं कहा। वो सार्जेंट थंडर के निवास पर वापस आए, जहां क्रूसिफिक्स और ग्रेसफुल रैप्टर दोनों ऐसे लग रहे थे जैसे वो कुछ कहना चाहते हो। सार्जेंट थंडर ने उन्हें रोका और जाने के लिए कहा। जब वे चले गए, सार्जेंट थंडर ने अपने कैबिन से कुछ तंबाकू निकाला, अपने थैले से एक पाइप निकाला और पीने लगे। जैसे धुआं इधर उधर उड़ने लगा, उन्होंने आह भरी और चिंता भरे भाव से जू किंग को देखा। धुएं को हाथ से हटाते हुए वो मुस्कुराए और बोले, मैं फॉरबिडन रीजन में स्मोक करने के बारे में सोच भी नहीं सकता था, लेकिन अब हम वापस आ गए हैं। ये बहुत अच्छा लग रहा है। नशा किसी भी तरह की दवाई से बेहतर है। जू किंग ने जवाब देने के लिए मुंह खोला, लेकिन सार्जेंट थंडर ने उन्हें बीच में ही काट दिया। तुम क्या खाना चाहते हो? मैं पकाऊंगा और हम साथ में पी सकते हैं। जहां तक जू किंग समझ सकता था, सार्जेंट थंडर हाल ही में हुई घटनाओं के बारे में बात करने में दिलचस्पी नहीं रखते थे। एक पल बाद जू किंग ने हाँ में सिर हिलाया। चलो सांप खाते हैं। चैप्टर 19 जिंदगी। मौत के जबड़े से निकलने के बाद अब बारी है जिंदगी की छोटी छोटी खुशियों की। ठंड, भूख और यादें। कभी कभी एक गर्म खाना भी किसी मरहम से कम नहीं होता। तो चलिए चलते हैं उसी बेस कैंप में जहां बर्फ गिर रही है और चूल्हे पर कुछ पकाया जा रहा है। स्कैवेंजर बेस कैंप में वो सब कुछ मिलता था जो रोजमर्रा की जिंदगी के लिए जरूरी हो। साथ ही वहां बहुत सारा मांस यानी मीट भी था। फॉरबिडन रीजन के पास होने की वजह से स्कैवेंजर्स रोज आते जाते रहते थे और उन्हें खाने की जरूरत होती थी, मांस। इसलिए वहां सिर्फ इसी मकसद के लिए दुकानें लगी हुई थी। जब सार्जेंट थंडर ने सुना कि जू क्विंग सांप खाना चाहता है, तो उनके झुर्रियों भरे चेहरे पर एक जानदार मुस्कान खिल उठी। उनसे ये बात छिपी नहीं थी कि जू क्विंग को सांप के मांस के लिए उनका पुराना प्यार याद था। लेकिन इससे पहले कि जू क्विंग बाहर जा पाता, बूढ़े आदमी ने उसका रास्ता रोक दिया। उन्होंने कहा कि इस कैंप में बहुत चालाक लोग हैं और तुम फॉरबिडन रीजन के सभी म्यूटेंट बीस्ट से वाकिफ नहीं हो। बहुत संभव है कि तुम ठगे जाओगे। मांस मैं खरीदूंगा। ठग शब्द सुनकर जू क्विंग ने अनजाने में अपने लोहे के स्क्यूअर को रगड़ा, एक पल के लिए सोचा और फिर कहा कि कोई मुझे नहीं ठगने वाला। सार्जेंट थंडर ने उस स्क्यूअर को देखा और फिर बिना चाहे हंस पड़े। बिना कुछ और कहे वो बाहर चले गए। बूढ़े आदमी के जाने के बाद जू क्विंग रसोई में गया, सावधानी से सब कुछ साफ किया और फिर मेज लगाई। आखिरी काम जो उसने किया वो था तीसरा सेट लगाना। जैसे ही उसने वो एक्स्ट्रा कटोरा और चॉपस्टिक्स रखी, उसे अचानक कुछ एहसास हुआ। तीसरा सेट उस शख्स के लिए है जो कभी नहीं आएगा। उन शब्दों को याद करते हुए उसने वो तीसरा सेट सार्जेंट थंडर की जगह के पास सरका दिया। उसने तीसरी कुर्सी के साथ भी वही किया। ये सब करने के बाद उसने वापस आंगन की तरफ देखा। शाम हो चुकी थी और एक ठंडी हवा अपने साथ कुछ बर्फ के फाहे उड़ा कर ला रही थी। साउथ फीनिक्स के पूर्वी हिस्से में तीसरे महीने का अंत वो वक्त था जब जमीन पर गर्माहट लौटती थी। पौधे खिलते थे और जानवर हाइबरनेशन से जागते थे, लेकिन सर्दियां शायद ही कभी अपनी पकड़ खुशी से छोड़ती थी और कभी कभी होने वाली बर्फबारी का इस्तेमाल ये याद दिलाने के लिए करती थी कि वो अभी भी आसपास है। जैसे जैसे शाम गहरी होती गई, हवा आंगन में और ज्यादा बर्फ के फाहे लाने लगी। लेकिन जैसे ही वो स्वर्ग से इंसानों की दुनिया में गिरते, वो जमीन पर गिरकर पिघल जाते। आखिरकार सब कुछ कीचड़ जैसा हो गया। इंसान चाहे जितनी भी ऊंचाई पर पहुंच जाए और चाहे वो कितना भी साफ क्यों ना हो, इस हकीकत से बचना नामुमकिन था कि इंसानी दुनिया गंदगी से भरी हुई है, जिसे कभी पूरी तरह साफ नहीं किया जा सकता। ये कहना मुश्किल था कि हवा की ठंडक ने बर्फ के फाहों को पैदा किया या बर्फ के आने से हवा और ठंडी हो गई। जो भी हो, जैसे ही हवा जमीन पर बेस कैंप से होते हुए आंगन में बही, जू क्विन को हड्डियों तक ठंडक महसूस हुई। वो एक कल्टीवेटर था, लेकिन फिर भी ठंड के उस गहरे डर को नहीं भूल सका था जो उसने सालों से अपने अंदर पाल रखा था। इसलिए वो असहज महसूस करने लगा। आखिरकार उसने ठंडी हवा और बर्फ के बीच एक आकृति को लड़खड़ाते हुए आते देखा। जब उस आकृति ने आंगन का दरवाजा खोला और अंदर कदम रखा, वो मुस्कुरा रहा था। हमारी किस्मत अच्छी है बच्चे, इसे देखो, ये एक सैफफ्लावर स्नेक है। इनका मांस बेहद स्वादिष्ट होता है,
तुम बस इंतजार करो, मैं तुम्हें दिखाने वाला हूं कि मैं रसोई में कितना अच्छा हूं। इसके साथ ही सार्जेंट थंडर उस मरे हुए सांप को अंदर ले आए। जब उन्होंने देखा कि रसोई कितनी साफ थी और मेज कैसे लगाई गई थी, उनकी मुस्कान और चौड़ी हो गई। जू क्विंग को देखकर उन्होंने पूछा, सांप पकाना सीखना चाहते हो? हाँ, जू क्विंग ने जवाब दिया। उसकी आंखें चमक रही थीं। उसे नई चीजें सीखना पसंद था और वैसे भी वो पहले से जानता था कि सार्जेंट थंडर कितना अच्छा खाना पका सकते हैं। मुस्कुराते हुए सार्जेंट थंडर ने जू क्विंग को अपने पास बुलाया और काम शुरू किया, साथ साथ समझाते भी गए। तुम जानते हो, ज्यादातर लोग सोचते हैं कि पकाते वक्त सांप का सिर और पूंछ दोनों काट देने चाहिए। देखो, सांप की गंदगी पूंछ वाले हिस्से से आती है, इसलिए तुम्हें वो हिस्सा हटाना जरूरी है, लेकिन सिर नहीं। जब तक तुम सावधानी से जहर निकाल दो, सिर पूरे खाने में बहुत सारा स्वाद जोड़ देगा। सार्जेंट थंडर को खाना पकाने के बारे में बात करना बेहद पसंद था। जू क्विंग ने ध्यान से देखा और सुना। जब सार्जेंट थंडर ने सांप को साफ किया, उसकी खाल उतारी, अंदरूनी हिस्से निकाले और फिर मांस तैयार किया। याद रखना बच्चे, अगर तुम सिर्फ सादे मांस को खाओगे तो उसमें कोई स्वाद नहीं होगा। तुम्हें उसके साथ एक अच्छी तरी की जरूरत है। सार्जेंट थंडर ने एक मिट्टी के बर्तन में पानी उबालना शुरू किया, फिर उसमें कई तरह की जड़ी बूटियां और मसाले डाले। आखिर में उन्होंने सांप का सिर उसमें डाल दिया। जल्द ही हवा में एक खुशबू फैल गई और जू क्विंग के मुंह में पानी आने लगा। ये देखकर सार्जेंट थंडर खुलकर हंसे, एक साफ कढ़ाई निकाली और बाकी मांस को स्टर फ्राई किया। रसोई में छनछनाती और फटफटाती आवाजें गूंजने लगी और खुशबू इतनी तेज हो गई कि वो बाहर तक फैलने लगी। कड़ाकत की ठंड दूर हो गई और यू क्विंग का पेट जोर से गुड़गुड़ाया। जैसे ही उसने उस भुनते हुए सांप के मांस को देखा, उसकी आंखें और चौड़ी होती गई। आखिरकार सार्जेंट थंडर ने मांस तलना खत्म किया, जिसके बाद उन्होंने उसे मिट्टी के बर्तन में डाल दिया और ढक्कन बंद कर दिया। उन्होंने पूछा कि क्या वो ये सब याद रखेगा। यू क्विंग ने मिट्टी के बर्तन को देखा और हाँ में सिर हिलाया। जहां तक उसका सवाल था, ये प्रक्रिया बहुत मुश्किल नहीं लग रही थी। सार्जेंट थंडर मुस्कुराए, रसोई से बाहर गए और 2 शराब की सुराहियां लेकर वापस आए। एक उन्होंने यू क्विंग को दी, दूसरी अपने पास रखी। एक घूंट लेकर उन्होंने आह भरी। इस कैंप में मांस ढूंढना आसान है, लेकिन शराब, आह, ये बहुत दुर्लभ है। यू क्विंग ने सुराही उठाई और अंदर के धुंधले लिक्विड को देखा। उसने पहले कभी शराब नहीं पी थी। सार्जेंट थंडर के मुताबिक शराब दुर्लभ थी और यू क्विंग को याद था कि स्लम्स में तो शराब मौजूद ही नहीं थी। शहर में सिर्फ बड़े लोग ही इसे पीते थे। ये देखकर कि सार्जेंट थंडर इसे कितना एंजॉय कर रहे हैं, यू क्विंग ने सुराही होठों से लगाई और एक घूंट पिया। वो जला, लेकिन उसने जबरदस्ती उसे निगल लिया। गर्माहट उसके गले से नीचे उतरी और पेट में जाकर ऐसा लगा जैसे विस्फोट हुआ हो और बाकी शरीर में गर्मी की लहर दौड़ गई। उसने सांस छोड़ी, लगभग खांसते हुए, और अपनी ही सांस में शराब की महक सूंघ सकता था। उसने सार्जेंट थंडर को देखते हुए कहा, यह बकवास है। बूढ़े आदमी ने अपना सिर पीछे फेंका और ठहाका लगाकर हंसे। यू क्विंग की तरफ इशारा करते हुए उन्होंने कहा कि वो शराब के स्वाद को समझने के लिए अभी बहुत छोटा है। वो इसे तब पसंद करेगा जब वो बड़ा हो जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने यू क्विंग से सुराही लेने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन यू क्विंग ने उसे पीछे खींच लिया। उसने कहा कि उसे दोबारा कोशिश करने दे। उसने एक और घूंट लिया और हालांकि उसने तेवर बदले, लेकिन उसे लगा कि वो इस अजीब स्वाद का आदी हो रहा है। वक्त गुजरा, जैसे वो साथ में पीते रहे। सार्जेंट थंडर पूरे वक्त यू क्विंग का मजाक उड़ाते और हंसी मजाक करते रहे। आखिरकार मांस तैयार हो गया। जब सार्जेंट थंडर ने मिट्टी का बर्तन मेज पर रखा और ढक्कन हटाया, तो लजीज खुशबू बाहर निकली। जू किंग को लगा उसका गला फड़फड़ा रहा है। सुराही नीचे रखकर उसने इंतजार किया कि सार्जेंट थंडर मांस का पहला टुकड़ा लें। फिर उसने अपनी चॉपस्टिक से एक टुकड़ा उठाया और मुंह में डाल लिया। पहले की तरह वो खुद को वैसे खाने से नहीं रोक सका जैसे वो आमतौर पर खाता था, भेड़िए की तरह। और इस तरह जब बाहर बर्फ गिर रही थी और हवा चल रही थी, एक बूढ़ा और एक नौजवान साथ में खा पी रहे थे और गर्माहट उन्हें भर रही थी। जब सार्जेंट थंडर ने जू किंग को चॉपस्टिक्स के साथ ऑकवर्ड तरीके से काम करते देखा, तो उनकी आंखों में एक नरम भाव आ गया। वो एक अच्छा बच्चा है, बस अफसोस कि वो ऐसी जालिम दुनिया में रहता है। कैबिन में दरारें थीं, जिनसे बर्फ के कुछ टुकड़े उड़कर अंदर आ रहे थे।
जब वो जू किंग पर गिरे तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो खाने की वजह से पसीने में था, उसे फिर भी वो ठंडी सनसनी पसंद नहीं आई और वो थोड़ा सा सिकुड़ गया। सार्जेंट थंडर ने नोटिस किया लेकिन कुछ कहा नहीं। वक्त गुजरा। जू किंग ने देखा कि सार्जेंट थंडर कैसे पीते हैं और उनसे सीखा, एक घूंट लेना, फिर शराब की खुशबू को सांस के जरिए बाहर निकालना। एक बिंदु पर उसने उस बूढ़े आदमी को देखा जो उसे सिटी रूइन से बाहर लाया था और पूछा, आपकी चोट? मैं ठीक हो जाऊंगा, मैंने सालों से इसका सामना किया है, मैं आसानी से नहीं मरूंगा, मैं ठीक हूँ। जू किंग ने सिर हिलाया। वो पूछना चाहता था कि सार्जेंट का कल्टीवेशन बेस शुरुआत में खत्म कैसे हुआ, लेकिन फॉरबिडन रीजन में जो हुआ उसे याद करके उसने अपनी जबान रोक ली। उन्होंने काफी देर तक खाने का मजा लिया, जब तक कि आखिरकार सार्जेंट थंडर ने अपनी शराब खत्म नहीं कर ली। उस वक्त बूढ़ा आदमी खड़ा हुआ। उनकी आंखें थोड़ी धुंधली थीं जब वो अपने कैबिन की तरफ गए। जू किंग को अचानक एहसास हुआ कि फॉरबिडन रीजन के सफर ने सार्जेंट के पुराने रौबदार अंदाज को कुछ हद तक छीन लिया है। वो थोड़ी देर अकेला बैठा रहा, फिर उठकर रसोई साफ की और बर्तन धोए। जब काम हो गया वो वापस अपने कैबिन में चला गया। बिस्तर पर बैठकर उसने खिड़की के बाहर गिरती बर्फ को देखा और आखिरकार सिकुड़ कर बैठ गया और वो थैला निकाला जो कभी कैप्टन ब्लड शैडो का था। अंदर कोई मेडिसिनल पिल्स नहीं थी, लेकिन वहां बहुत सारे स्पिरिट कॉइन्स थे और साथ ही कुछ इधर उधर की चीजें। वहां काले गॉन्टलेट्स यानी दस्ताने थे जो चमड़े का नहीं बल्कि धातु यानी मेटल का बना था। उसने उन्हें पहनकर देखा और पाया कि वो बहुत सख्त है और उसकी सुरक्षा के लिए एक बड़ा फायदा होंगे। उसने कुछ एक्सपेरिमेंटल पंचेस फेंके और नतीजों से बहुत खुश हुआ। गॉन्टलेट्स उतारकर वो बैठ गया और कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करने लगा। रात बिना किसी घटना के गुजर गई। सुबह अभी भी बर्फ गिर रही थी, लेकिन पिछली रात के मुकाबले मौसम थोड़ा गर्म था। हालांकि इतनी ठंड बची थी कि बर्फ टिकी हुई थी। अपने कैबिन से बाहर निकलते हुए जू किंग ने जमीन पर बर्फ देखी और अपने कपड़ों को थोड़ा और कसकर लपेट लिया। सार्जेंट थंडर के कैबिन पर नजर डालकर वो आंगन से निकल गया। सुबह के लिए उसका मकसद सार्जेंट के लिए कुछ व्हाइट बोलसेस खरीदना था। जनरल स्टोर की तरफ जाते हुए उसके पैर बर्फ में चरमराए। रास्ते में वो ग्रैंड मास्टर बाई के टेंट के पास से गुजरा, जहां उसने पिछले दिन वाले नौजवान लड़के और लड़की की आवाजें सुनी। वो जोर जोर से किताबें पढ़ रहे थे, जिसके कारण जू किंग रुक गया और जलन से सुनने लगा। थोड़ी देर बाद उसने टेंट से नजरें हटाईं और जनरल स्टोर की तरफ बढ़ गया। जैसे वो करीब पहुंचा, उसने लड़की को देखा जो बीस्ट ट्रायल में थी। वो स्टोर के सामने से बर्फ हटाने के लिए मेहनत कर रही थी। उसके कपड़े फटे पुराने थे, हाथ लाल थे और काम करते वक्त उसकी सांस उसके सामने धुएं की तरह निकल रही थी। उसने उसे कुछ दिनों से नहीं देखा था, लेकिन लगता था कि वो बेस कैंप की जिंदगी की आदी हो चुकी है। वो थकी हुई लग रही थी, लेकिन पूरे जोश से काम कर रही थी। बर्फ अभी भी गिर रही थी, लेकिन फिर भी वो झाड़ू लगा रही थी। सुबह की रोशनी में उसके चेहरे का दाग और भी उभरा हुआ लग रहा था। उसने जू किंग को आते हुए देखा और ऊपर देखा। वो मुस्कुराई। शुभ प्रभात। मॉर्निंग। जू किंग बड़बड़ाया। उसे नमस्कार करने की आदत नहीं थी। उसकी तरफ सिर हिलाकर उसने स्टोर के अंदर देखा। शायद इसलिए कि अभी जल्दी थी या शायद ठंड की वजह से, लेकिन जो भी हो स्टोर खाली था। तुम क्या खरीदना चाहते हो? मैं तुम्हारे लिए ले आती हूँ। उसने उसे देखा। व्हाइट बोलसेस। अपनी झाड़ू दीवार से दिखाकर वो जू किंग को अंदर ले गई। काउंटर्स में से एक की तरफ दौड़ते हुए उसने इधर उधर कुछ ढूंढा और कुछ थैले बाहर निकाले। उन्हें देखते हुए उसने एक खास थैला चुना और जू किंग को पकड़ा दिया। मालिक ने कहा है कि हम दिन में सिर्फ 5 बेच सकते हैं, उसने थोड़ा शर्माते हुए कहा। जू किंग ने थैला लिया और उसे ध्यान से देखा। उसे हैरानी हुई, अंदर जो व्हाइट बोलसेस थीं वो उससे कहीं बेहतर क्वालिटी की थीं जो उसने पहले खरीदी थी। दरअसल उनमें से 3 में तो कोई हरा रंग था ही नहीं और उनसे एक हल्की सी दवाई की खुशबू आ रही थी। ये सोचते हुए कि लड़की ने कौन सा थैला निकाला, इस बारे में वो कितनी खास थी, उसने उसकी तरफ देखा। उसने कुछ बार पलकें झपकाई, मुस्कुराई और फिर कहा, चिंता मत करो, मुझे ऐसा करने की इजाजत है। शुक्रिया। उसने एक चमकदार मुस्कान दी। शुक्रिया की कोई जरूरत नहीं, मुझे तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए। अगर तुम नहीं होते तो मैं अभी जिंदा नहीं होती। उसकी बातों ने शायद उसे कुछ याद दिला दिया, इसलिए जैसे ही वो जू किंग को दरवाजे तक छोड़ने आई, उसने धीरे से कहा, मैंने दुकान के मालिक को जिक्र करते हुए सुना कि हाल ही में फॉरबिडन रीजन में बहुत सारे नौजवान गायब हो गए हैं और उनके चेहरे के भाव से मुझे लगा कि वो नहीं सोचते कि ये फॉरबिडन रीजन की वजह से है, बल्कि ऐसा लगता है लोग जिम्मेदार हैं। बस सावधान रहना। लड़की की आंखों में जो भाव था उससे लगता था कि वो सच में उसके लिए चिंतित थी और जू किंग को पक्का नहीं पता था कि कैसे जवाब दे।
सिर हिलाकर उसने उसका शुक्रिया अदा किया और चला गया। कुछ दूर जाने पर उसने अपने कंधे के ऊपर से देखा और पाया कि लड़की फिर से बर्फ साफ कर रही है। किसी वजह से उसका दाग चेहरे पर बहुत उभरा हुआ लग रहा था। अचानक जू खेंग को सार्जेंट थंडर की वो कहानी याद आई कि कैसे फॉरबिडन रीजन के मंदिर में किसी तरह का क्रिस्टल था जो दाग मिटा सकता है। अगर मुझे मौका मिला तो मैं उसके लिए इनमें से एक ले आऊंगा। जैसे वो दूर गया, उसने बर्फ पर एक रास्ता छोड़ा। उसके पीछे बर्फ और तेजी से गिरने लगी। चैप्टर 20 होम। बाहर की ठंडी हवा और बर्फ के बीच सू क्विंग वापस अपने कोर्टयार्ड की तरफ बढ़ा। अभी वो दरवाजे तक पहुंचा भी नहीं था कि अंदर से सार्जेंट थंडर की हंसी सुनाई दी। साथ ही कुत्तों के भौंकने की आवाज भी आ रही थी। जैसे ही उसने मेन गेट को धक्का देकर खोला, सामने का नजारा देखकर वो रुक गया। कोर्टयार्ड में करीब दर्जन भर आवारा कुत्ते घूम रहे थे। सू क्विंग को देखते ही वो सब के सब जम गए। उनकी आंखों में एक ठंडक थी, लेकिन सू क्विंग ने बिना कोई धमकी दिए बस उन्हें एक नजर देखा। इस खामोश घूरने का असर ये हुआ कि वो कुत्ते जो अभी तक अग्रेसिव लग रहे थे, गुर्राते हुए पीछे हटने लगे। उनके शरीर के रोए डर के मारे खड़े हो गए थे। तभी सार्जेंट थंडर के कैबिन से बातों की आवाज आई और दरवाजा खुला। क्रूसिफिक्स और ग्रेसफुल रैप्टर बाहर निकले। सू क्विंग और उन डरे हुए कुत्तों को देखकर क्रूसिफिक्स के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट आ गई। ग्रेसफुल रैप्टर नीचे झुकी और पास खड़े एक कुत्ते के सिर पर हाथ फेरते हुए मुस्कुराई। उसने सू क्विंग को इशारा करते हुए कहा कि ये जानवर कह रहे हैं कि उसके अंदर से एक बहुत ही खतरनाक और खूनी ऑरा निकल रहा है। सू क्विंग ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने अपनी नजरें सार्जेंट थंडर पर टिकाई, जो अभी कैबिन से बाहर आ रहे थे। बूढ़े सार्जेंट ने एक मोटा लेदर जर्किन पहना हुआ था और हाथ में वही पुराना पाइप था। उन्होंने बताया कि ग्रेसफुल रैप्टर उनकी चोट को लेकर काफी चिंतित थी, इसलिए उसने इन कुत्तों को कोर्टयार्ड की रखवाली के लिए यहां रखा है। लेकिन इन शब्दों के पीछे एक गहरा मतलब था जो सिर्फ सू क्विंग समझ सका, क्योंकि सू क्विंग ने किसी को नहीं बताया था कि जंगल में क्या हुआ था। सार्जेंट ने भी बदले में उसकी ताकत का राज ही रखा था। सू क्विंग ने सिर हिलाया और अपनी जेब से व्हाइट बोलसेस की थैली निकालकर सार्जेंट की तरफ उछाल दी। सार्जेंट ने थैली पकड़ी, एक नजर देखा और मुस्कुराए। उन्होंने स्वीकार किया कि उन्हें इनकी जरूरत है, लेकिन साथ ही हिदायत दी कि आगे से सू क्विंग उनके लिए दवाई न खरीदे। उनके पास अब काफी पैसा है। फिर उन्होंने क्रूसिफिक्स की तरफ इशारा किया कि अब वो सू क्विंग को असली बात बताएं। क्रूसिफिक्स की मुस्कुराहट गायब हो गई और चेहरा संजीदा हो गया। उसने बताया कि वो 2 वजहों से आए हैं। पहला, सार्जेंट के लिए खास दवाई लाने, जो अगले 1 महीने तक चलेगी। दूसरी बात यह थी क्योंकि स्क्वाड ब्लड शैडो पूरी तरह खत्म हो चुका था। स्क्वाड थंडरबोल्ट को सबसे बड़ा इनाम मिला था। 7 लीफ क्लोवर का सबसे बड़ा हिस्सा उन्हीं के पास था। क्रूसिफिक्स ने बताया कि कैंप का मालिक अभी भी कंजूस है। उसने 3 डस्ट पर्जिंग पिल्स देने के बजाय सिर्फ 1 ही दी। ये कहते हुए ग्रेसफुल रैप्टर ने 4 थैलियां और एक लकड़ी का बॉक्स बाहर निकाला। बॉक्स खुलते ही एक सायन रंग की गोली दिखाई दी, जिसकी खुशबू बता रही थी कि ये आम व्हाइट बोलस से कहीं ज्यादा कीमती है। क्रूसिफिक्स ने सार्जेंट की तरफ देखा, फैसले का इंतजार करते हुए। सार्जेंट थंडर ने बेहद ठंडे दिमाग से फैसला सुनाया, वो गोली किड को दे दो। इस पल किसी को शक नहीं था कि स्क्वाड का लीडर कौन है। क्रूसिफिक्स ने तुरंत हामी भरी, जबकि ग्रेसफुल रैप्टर थोड़ी हैरान दिखी, पर समझ गई कि सार्जेंट ने सू क्विंग को अपना उत्तराधिकारी मान लिया है। सैवेज घोस्ट का हिस्सा उन्होंने आपस में बांट लिया, क्योंकि वही अब उसकी फैमिली थे। सबने अपना हिस्सा उठाया। ग्रेसफुल रैप्टर ने वो कीमती डस्ट पर्जिंग पिल सू क्विंग को दी। सू क्विंग ने लेने से पहले सार्जेंट की तरफ देखा और उनकी आंखों में दृढ़ता देखकर उसने उसे स्वीकार कर लिया। कुछ देर बातें हुई और फिर दोपहर हो गई। बर्फ गिरना थोड़ी देर के लिए रुक गई थी। जाते वक्त क्रूसिफिक्स ने सू क्विंग को रोका। उसने बताया कि वो और रैप्टर एक मिशन पर जा रहे हैं और कुछ वक्त तक वापस नहीं आएंगे। जाते जाते उसने उसे एक नया तेज धार वाला खंजर दिया और कहा कि उसका पुराना खंजर अब जंग खा चुका है। ग्रेसफुल रैप्टर ने भी उसे एक सीटी दी और समझाया कि इससे वो कैंप के आवारा कुत्तों को कंट्रोल कर सकता है, जो मुश्किल वक्त में उसके काम आएंगे। उन्होंने उसे सावधान रहने को कहा और वहां से चले गए। सू क्विंग ने नया खंजर अपने बूट में छुपाया, लेकिन अपना पुराना जंग लगा खंजर फेंका नहीं। वो अभी भी उसके पास था। वापस आकर सू क्विंग अपने कैबिन में ध्यान लगाने बैठ गया।
बाहर हवा चीख रही थी और बर्फ फिर से गिरने लगी थी। ठंड इतनी थी कि दीवारों की दरारों से अंदर आ रही थी। सार्जेंट थंडर अपने कैबिन में थे, लेकिन उन्हें जू क्विंग का ख्याल आया। उन्हें याद आया कि कैसे वो लड़का ठंड में सिकुड़ रहा था। सोच विचार के बाद सार्जेंट ने अपनी टोपी पहनी और बाहर निकल गए। पलक झपकते ही 3 दिन गुजर गए। लगातार बर्फ गिर रही थी। कैंप में अफवाहें फैलने लगी थी कि स्क्वाड ब्लड शैडो फॉरबिडन रीजन में मारा गया है। पहले किसी ने यकीन नहीं किया, लेकिन जब 2 दिन तक कोई वापस नहीं आया और सार्जेंट थंडर जख्ती हालत में वापस आए थे, तो लोगों ने कड़ियों को जोड़ना शुरू कर दिया। नतीजा ये हुआ कि अब स्क्वाड थंडरबोल्ट को कैंप का सबसे ताकतवर स्क्वाड माना जा रहा था। जू क्विंग जब भी बाहर निकलता, लोग उसे इज्जत की नजरों से देखते। लेकिन जू क्विंग ने नोटिस किया कि सार्जेंट थंडर रोज सुबह जल्दी निकल जाते और देर रात वापस आते। वो कुछ तो कर रहे थे, पर जू क्विंग ने अपनी हद में रहना बेहतर समझा। इन दिनों में उसने अपनी कल्टीवेशन पर ध्यान दिया। उसके शरीर से म्यूटेजन कम हो रहा था और शैडो के कारण उसकी शक्ति बढ़ रही थी। 2 दिन बाद जब जू क्विंग ध्यान में बैठा था, कुत्तों के भौंकने की आवाज ने उसका ध्यान तोड़ा। कोई दरवाजे पर दस्तक दे रहा था। बाहर जाकर देखा तो वहां बोन ब्लेड खड़ा था, वही स्कैवेंजर जिसे जू क्विंग ने धुंध से बचाया था। बोन ब्लेड ने घबराते हुए जू क्विंग से इंश्योरेंस खरीदने की बात की। उसने 5 व्हाइट बोलसेस दी और कहा कि अगर वो 3 दिन में पॉइजनस ड्रैगन पॉन्ड से वापस ना आए तो जू क्विंग उसे बचाने आए। उसे जानवरों का डर नहीं था, उसे डर था उस फॉग ऑफ कंफ्यूजन का। जू क्विंग को यह मांग अजीब लगी, पर उसने हिसाब लगाया कि अगर धुंध नहीं आई तो मुफ्त में 5 बोलस मिल जाएंगे। उसने हामी भर दी। बोन ब्लेड राहत की सांस लेकर चला गया। जू क्विंग सतर्क था। उसे बोन ब्लेड पर पूरा भरोसा नहीं था, पर खतरा कम लग रहा था। अगली सुबह जब जू क्विंग बाहर निकला तो नजारा हैरान करने वाला था। सार्जेंट थंडर अपना सारा सामान बांध रहे थे और उन्होंने कुत्तों की पीठ पर बड़े बड़े पैकेजेस लाद दिए थे। कुत्तों की हालत खराब लग रही थी। पसीना पहुंचते हुए सार्जेंट ने मुस्कुराकर कहा, कल्टीवेशन खत्म, चलो मुझे तुम्हें कहीं ले जाना है। जू क्विंग उलझन में था, पर चुपचाप पीछे चल दिया। कुत्तों का काफिला उनके पीछे था। वो कैंप के बीचों बीच इनर रिंग में पहुंचे, जहां पक्के मकान बने हुए थे। एक बड़े से कोर्टयार्ड के सामने रुककर सार्जेंट ने इशारा किया। वहां 4 पक्के कमरे थे, ईंटों की दीवारें और मजबूत छत। यह जू क्विंग के पुराने कैबिन से जमीन आसमान का अंतर रखता था। सार्जेंट थंडर ने मुस्कुराते हुए ऐलान किया, आज से ये हमारा घर है। घर? जू क्विंग सुन रह गया। ये शब्द उसके लिए बहुत अजनबी था। सार्जेंट ने हंसते हुए बताया कि उन्होंने पूरी जिंदगी मेहनत करके पैसा जमा किया था ताकि आखिरी वक्त आराम से गुजार सके। वो दोनों अंदर गए। शाम तक सामान सेट किया गया। जब जू क्विंग के कमरे में स्टोव जलाया गया तो आग की रोशनी ने पूरे कमरे को भर दिया। दीवारों में कोई दरार नहीं थी, हवा अंदर नहीं आ सकती थी। सार्जेंट ने पूछा, ठंड तो नहीं लग रही? जू क्विंग ने आग की रोशनी में चमकती आंखों से सार्जेंट को देखा। नहीं, ठंड नहीं है। सच में उसे ठंड नहीं लग रही थी, बल्कि उस गर्मी ने उसकी रूह तक को कंपकपा दिया था। कुछ देर बाद सार्जेंट अपने कमरे में चले गए और जू क्विंग अकेले उस स्टोव के सामने बैठा रह गया। उसके होठों से धीमे से निकला, घर? दूसरी तरफ अपने कमरे में सार्जेंट थंडर के चेहरे पर अभी भी मुस्कुराहट थी, लेकिन उनका चेहरा तमतमा रहा था। उन्होंने हल्की सी खांसी की और गले में आई कड़वाहट को निगल लिया। खिड़की से फॉरबिडन रीजन की तरफ देखते हुए उनकी आंखों में यादें तैर गईं। एक गहरी सांस लेते हुए उन्होंने बस इतना कहा, काश मैं उसे एक आखिरी बार देख पाता।